नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को बीएससी फाइनल की फिजिक्स की फर्स्ट बुक का पूरा सिलेबस बताएंगे कि हमें बीएससी फाइनल में फिजिक्स में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, उसमें कितनी यूनिट हैं और उसमें कितने चैप्टर हैं और किसी चैप्टर में कौन कौन टॉपिक हैं, तथा हम कुछ मोस्ट टॉपिक को भी बेसिक रूप में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि हम जान सकें कि ये टॉपिक होते क्या हैं और हमें इन टॉपिक में क्या पढ़ना है। और तथा इसके बहुत से टॉपिक जब फिजिक्स की शुरुआत होती है 11वीं से, तो 11वीं से भी रिलेटेड हैं। कुछ टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फिजिक्स से भी रिलेटेड हैं और कुछ न्यू टॉपिक भी हैं। और तथा इसके कुछ टॉपिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में जो हम केमिस्ट्री की जो तीन बुकें या फिर पूरी केमिस्ट्री को जो तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत रिलेशन फिजिक्स से होता है, अर्थात देखे जाए वे टॉपिक या फिर फिजिक्स के वो टॉपिक जो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होते हैं और फिजिक्स से भी रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को ही फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। और कोई भी टॉपिक है यदि वो दोनों में है, जब हम केमिस्ट्री में उसे पढ़ेंगे तो टॉपिक हो चाहे कोई रूल हो चाहे कोई थ्योरी हो, होता वही का है, कोई चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के लिए उसे अलग से दिया गया हो, फिजिक्स में वो चीज अलग हो। केवल जब हम किसी टॉपिक को या थ्योरी को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं तो कुछ हम उसे केमिस्ट्री के शब्दों में या फिर उसे क्या बोल दिया जाए, रासायनिक पदों के रूप में डिफाइन करते हैं। कोई पदार्थ जब लेते हैं तो यौगिकों के रूप में एग्जाम्पल लेते हैं उसका, यौगिकों की रासायनिक क्रिया समीकरण के द्वारा उसे एक्सप्लेन करते हैं, वहां एक्सप्लेन करते हैं। जब वही टॉपिक हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो अंतर केवल क्या हो जाता है, हम उसकी थोड़ी लैंग्वेज को एक प्रकार से अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं। जब एग्जाम्पल लेते हैं तो उसे भौतिक गुणों के आधार पर डिफाइन करेंगे और जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित होते हैं। और होता क्या है, कोई पदार्थ में दो प्रकार के गुण होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं और पदार्थ का अध्ययन भी दो प्रकार किया जाता है। हर पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, उसकी भौतिक संरचना होती है, रासायनिक संरचना होती है। और पदार्थ को जब परिभाषित किया जाता है तो भौतिक रूप से रासायनिक रूप से दोनों प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। वो भौतिक क्रिया भी करता है, रासायनिक क्रिया भी करता है। तो इसी प्रकार हर पदार्थ के अपने भौतिक जब रासायनिक गुण होते हैं तो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन जब करते हैं तो फिजिक्स में आ जाता है। और जब उसी पदार्थ की रासायनिक अवस्था और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो वही चीज केमिस्ट्री में आ जाती है। भौतिक गुण, कोई पदार्थ के बाहरी गुण और जैसे रूप, उसका रंग, आकार और उसकी बाहरी संरचना, सब भौतिक गुण में आ जाएंगे। उसकी आंतरिक संरचना, उसकी मतलब ज्यामिति और जो उसकी रासायनिक क्रियाएं हैं वो रासायनिक गुण में आ जाएंगे। भौतिक गुण वो दो गुण होते हैं जो एक प्रकार से सब उत्क्रमणीय होते हैं अधिकांश था। और भौतिक गुण में परिवर्तन करने पर पदार्थ की मूल जो पदार्थ होता है मूल पदार्थ पर या पदार्थ के मूल अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण में यदि परिवर्तन कर दे तो पदार्थ ही बदल जाता है और उसकी मूल अवस्था या फिर मूल पदार्थ में परिवर्तन, मूल जो पदार्थ है उसके मूल अस्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात आंतरिक गुणों की बात की जाए किसी के तो उसके रासायनिक गुण कहला जाते हैं, केवल बाहरी गुणों की बात की जाए तो भौतिक गुण आ जाते हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन करने पर पदार्थ में स्थायी रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर दिया जाए तो पदार्थ में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ की अवस्था, उसका अस्तित्व आदि बदल जाता है। तो हमें पढ़ना क्या है अपने आज के टॉपिक में,
तो आज के हम लेक्चर में सिलेबस पढ़ेंगे। इसका सिलेबस बीएससी फाइनल फिजिक्स फर्स्ट बुक। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बीएससी फाइनल की फिजिक्स की फर्स्ट बुक का पूरा सिलेबस बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बीएससी फाइनल की फर्स्ट बुक जो फिजिक्स की है, उसमें यदि यूनिट की बात की जाए तो उसमें 5 यूनिट हैं, यानी यूनिट फर्स्ट, और प्रत्येक यूनिट में एक एक चैप्टर है, यानी हर यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है। तो कुल हमें 5 यूनिट या 5 चैप्टर पढ़ने हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट, तो उसमें कितने चैप्टर हैं? उसमें केवल एक ही चैप्टर है, उसमें केवल एक ही चैप्टर है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। और जो हमारी ये बुक है, इसके आधे से ज्यादा जो टॉपिक है हमारे यूनिट फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, ये हमारी जो बीएससी की बुक है फाइनल की, बीएससी फाइनल की, जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है बीएससी फाइनल की, केमिस्ट्री और फर्स्ट पेपर, जो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, उससे बहुत टॉपिक उसी के सेम है। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की फर्स्ट बुक में बहुत से टॉपिक क्या हैं? सेम टॉपिक हैं। जो टॉपिक हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, वही हमें कहाँ पढ़ना है? इसकी फिजिक्स की फर्स्ट बुक में पढ़ने हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में टॉपिक क्या होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? वो टॉपिक जो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं या फिर और कहाँ पढ़ते हैं अपन, केमिस्ट्री में भी उनका रिलेशन होता है, उन सबको कहाँ रखा गया? फिजिकल केमिस्ट्री में रखा गया। अर्थात जो जिनमें हम पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके जो बहुत से टॉपिक हमें मिलेंगे, आधे से ज्यादा टॉपिक हमारी इस बुक के, इसमें है हमारी बीएससी फाइनल की ही केमिस्ट्री फर्स्ट बुक, फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों, उसमें भी ये टॉपिक हमें पढ़ने को मिलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाए तो हमारी यूनिट का नाम फर्स्ट हो गई, हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया। चैप्टर फर्स्ट का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। अब हमें इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं? तो पहला टॉपिक है हमारा, जिसमें हमें पढ़ना है चिरसम्बद्ध यांत्रिकी के बारे में, जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। कि चिरसम्बद्ध यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स का होती है। ये प्राचीन यांत्रिकी है, सबसे पहले इसी के बारे में, यानी यही अस्तित्व में थी। इसी के आधार पर विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की गई, इसीलिए चिरसम्बद्ध बोलते हैं, मतलब प्राचीन प्रारंभिक यांत्रिकी भी बोलते हैं। हम इसे तरंग यांत्रिकी भी बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स, है ना। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स हो जाएगा। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी जब घटना को डिफाइन करते हैं तो इसमें ये मानती है कि ऊर्जा का जो संचरण होता है, न उत्सर्जन या अवशोषण होता है, वो तरंगों के रूप में होता है। इस यांत्रिकी में ऊर्जा को तरंगों के रूप में मानकर सबकी व्याख्या की गई है, इसीलिए हम इसे तरंग यांत्रिकी भी कहते हैं। और ये यांत्रिकी वैज्ञानिक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दी थी, इसीलिए हम इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यांत्रिकी भी कहते हैं। इसके बाद ये यांत्रिकी शुरुआत में मतलब यही रही अस्तित्व में। इसने बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन ये बहुत सी घटनाओं के बारे में नहीं बता पाई। जिसके बाद दूसरी, जब ये यांत्रिकी नहीं बता पाई तो उनकी जो घटनाएं के लिए वैज्ञानिक प्लांक ने दूसरी यांत्रिकी दी, जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? फिर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे होती है, और इसमें बहुत सी चीजें हैं। और यदि दूसरा टॉपिक हमने क्वांटम मैकेनिक्स दे दिया, जबकि पहले हम क्या देख लें, इसके अलावा दूसरा टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, यदि हम दूसरे नंबर में इसके स्थान पर
कृष्ण पिंड ले लें, ब्लैक बॉडी, ये पहले हम क्या पढ़े, ब्लैक बॉडी पढ़े। कृष्ण पिंड क्या होता है, कृष्ण पिंड एक पूरी काली वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश की पूरी मात्रा को अवशोषित कर लेती है और उसके किसी भाग को परावर्तित या पारगमित नहीं होने देती। उसे हम कृष्ण पिंड, काली वस्तु, पूर्णतः काली वस्तु, ब्लैक बॉडी आदि के नाम से जानते हैं। जब ये ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड में बोलते हैं या फिर कृष्ण पिंड विकिरण बोलते हैं, तो जिसका स्पेक्ट्रम होता है, जब उसकी व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर की गई, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स इसके स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाई, जिससे कारण कई मतलब लंबे समय तक इसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या न होने पर थोड़ा समस्या, इसमें एक समस्या थी कि इसके स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या किस प्रकार की जाए। तब इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या प्लांक ने की, और प्लांक ने जो की तो उसमें उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने प्रकाश को कणों के रूप में भी माना, और कणों के रूप में मानने पर उन्हें क्या दिया, उन्हें प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया, है ना। तो क्वांटम सिद्धांत जिसके बाद पढ़ा जाए तो आ जाता है रीजन की क्वांटम सिद्धांत क्यों दिया। तो क्वांटम सिद्धांत मतलब ऐसी कुछ घटनाएं जिनकी व्याख्या चिर संबद्ध यांत्रिकी जो ऊर्जा को तरंगों के रूप में मानती थी उसके द्वारा नहीं की जा सकी। तब प्रकाश को ये तरंग मानती कि प्रकाश का गमन तरंगों के रूप में होता है। तब वैज्ञानिक प्लांक ने प्रकाश को कणों के रूप में मानकर एक क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी दी, जिसके द्वारा इन्होंने ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड की सफल व्याख्या की और भी बहुत सारी नई घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। और प्रेजेंट में क्वांटम मैकेनिक्स ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो चाहे फिजिक्स के क्षेत्र में हो एक बड़ा परिवर्तन लाया है, जिसके द्वारा नई नई घटनाओं के बारे में जाना जा सका और उन्हें आसानी से उनके एक्सप्लेन किया जा सका। ये फिर इसका चौथा देखे जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ही प्रकाश विद्युत प्रभाव, लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है कि ये क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद फिर वैज्ञानिक आइंस्टीन आते हैं, वो देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव LEE लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का इक्वेशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण। तो क्या बोलते हैं, LEE का इक्वेशन या आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन आते हैं। जब आइंस्टीन आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक समीकरण देते हैं। तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण भी पढ़ना है अपना। फिर इसके बाद और भी चीजें, तो अगला है हमारा कि जब आइंस्टीन ने ये देखा कि जब प्रकाश है तरंगों के रूप में भी होता है, पहले से मानते थे। वैज्ञानिक प्लांक कहते हैं कि वो किस रूप में है, कणों के रूप में भी होता है। तो उन्होंने यहाँ पर प्रकाश को बोला कि उसकी दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात डबल नेचर, है ना। क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ना। प्रकाश की दोहरी प्रकृति या जिसे बोलते हैं द्वितीय प्रकृति की, प्रकाश की प्रकृति तरंगों के समान भी होती है और कणों के समान भी होती है, ये आइंस्टीन ने कहा था। और फिर इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो इसमें हमें परमाणु के कुछ मॉडल, जैसे पहले सबसे पहला मॉडल सर जे थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड आए, बीच में और वैज्ञानिकों ने भी डिफाइन किया है। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल सन 1911 में दिया। इसकी कमियों को दूर करते हुए सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल दिया, जो बहुत ज्यादा मान्य था, लेकिन उसमें भी कमियां थीं। और जब कमी थी उसमें तो फिर परमाणु का एक आधुनिक मॉडल दिया गया, जिसके अनुसार परमाणु को एक प्रकार से जो मॉडल दिया गया उसकी बहुत सी अभिकल्पनाएं नील्स बोर के मॉडल के समान है। प्रेजेंट में परमाणु का आधुनिक मॉडल ही प्रचलित है और उसी के आधार पर ही बहुत सी घटनाओं या फिर बहुत परमाणु का अध्ययन
उसी के आधार पर किया गया है। फिर उसका मतलब बहुत उसे ज़्यादा मतलब उसी मॉडल को ही ज़्यादा मान्यता दी गई है। और ये जो मॉडल है ये नील्स बोर की अभिकल्पनाओं बहुत सी अभिकल्पनाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो हमें जब परमाणु का मॉडल पढ़ना है तो हमें पढ़ना है परमाणु के नील्स बोर का मॉडल। और ये मॉडल हमें आगे की यूनिट में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर केवल है परमाणु के बोहर मॉडल की कमियां, अर्थात केवल लिमिटेशन बस बताया गया है इसमें, लिमिटेशन ऑफ नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम, है ना। परमाणु के नील्स बोहर मॉडल की हमें क्या पढ़ना है, केवल सीमाएं या कमियां बस वैसे पढ़ना है कि नील्स बोहर के मॉडल में क्या क्या कमी थी। क्योंकि फिर ये दोबारा पूरा नील्स बोहर का मॉडल क्या है यहाँ पढ़ लो या फिर तीसरी यूनिट पढ़ लो, पूरा मॉडल बताया गया है, इसमें सफलताएं असफलताएं उपयोग कमियां यहाँ पे पढ़ने, तो मतलब पूरा है पढ़ना, लेकिन यहाँ पे केवल क्या पढ़ना है, इसकी भी लिमिटेशन बस पढ़नी है। और फिर इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें आगे कौन कौन है, तो ये अभी 7 टॉपिक हो गए हमारे। इन 7 टॉपिक में पहला हमें ये जानना शुरुआत से कि ये चिरसम्मत यांत्रिकी क्या होती है, ये तरंग यांत्रिकी कहते हैं, ब्लैक बॉडी केस्ट पिंड क्या होती है, फिर क्वांटम सिद्धांत वैज्ञानिक प्लांक ने दिया था, इन्होंने क्या माना था, प्रकाश तरंगों को कणों के रूप में माना और इसके आधार पर ये सिद्धांत दिया जिसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। फिर इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, वो पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक समीकरण दिया, वो पढ़ना है। आइंस्टीन ने इसकी प्रकाश की दोहरी प्रकृति को डिफाइन किया, इसकी प्रकृति तरंगों के समान भी होती है और कणों के समान भी होती है, ये टॉपिक है अपने में। फिर हमें परमाणु के नील्स बोहर मॉडल की सीमाएं पढ़नी है। कितने हुए अभी हमारे 7 टॉपिक हुए, है ना। और यदि हम देखें इन दोनों को एक ही टॉपिक माना जा सकता है, लेकिन इसकी जो मेन चीज है तो हम आपको सब बताते जा रहे हैं। एक तो यदि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसके निष्कर्ष क्या है, नियम क्या है, इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण भी पढ़ेंगे और इसकी प्रायोगिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे। लेकिन आइंस्टीन के समीकरण हमने अलग से आप लोगों को बता दिया इसमें। इसके बाद इसके आगे देखें यूनिट फर्स्ट के और कौन कौन टॉपिक हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्राफ्टन प्रभाव। क्राफ्टन इफेक्ट पढ़ना है। क्राफ्टन इफेक्ट के बाद हमें फिर इसमें आगे पढ़ना है श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंजर्स इक्वेशन पढ़ना है। श्रोडिंगर इक्वेशन के पश्चात इसमें हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ेंगे। डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली संबंध क्या पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण का प्रयोगिक सत्यापन, प्रयोगों के द्वारा डी ब्रोगली संबंध का सत्यापित करना है। ये सत्यापन 2 वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर ने किया था, जिसे हम बोलते हैं डेविसन जर्मर का प्रयोग। तो क्या पढ़ना अपन को, डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अगले टॉपिक में देखें तो हमें फिर आगे क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो ये हमारे कितने 11 टॉपिक हो गए। हम 12वां टॉपिक देखें तो हमें इसमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
फिर इसके बाद सन 1923 में वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने ये बताया कि जिस प्रकार तरंगों की प्रकृति कणों के समान होती है, तो कणों की प्रकृति भी तरंगों के समान होती है। यदि कोई कण स्थिर अवस्था में है तो उसके कोई भी तरंग संलग्न नहीं रहती या उसमें तरंगों के समान गुण नहीं पाए जाते। लेकिन जब कोई कण गति करता है तो हर गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, अर्थात उसके गति के दौरान उसमें तरंगों के समान गुण भी पाए जाते हैं या फिर वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर 1924 में किसने बताया था ये 1924 में डी ब्रोगली ने बताया, जिसे हम बोलते हैं डी ब्रोगली का संबंध सिद्धांत या फिर रिलेशन। इन्होंने इस समीकरण रिलेशन दिया जिसे डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं, और जो तरंग है उसे डी ब्रोगली तरंग बोल देते हैं। फिर इस डी ब्रोगली संबंध को ये प्रूफ होता है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, मतलब पहले वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने इसे सैद्धांतिक आधार पर सिद्ध करके बताया था। प्रायोगिक आधार पर डेविसन जर्मन ने सन 1925 में इसे सिद्ध किया। 1925 में इन्होंने डी ब्रोगली संबंध मतलब कण के समान कण के साथ तरंग संलग्न रहती है जब कण गति करता है, तो इसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके बताया 1925 में। फिर 1925 के बाद 1927 में हाइजेनबर्ग आए, उन्होंने अनिश्चितता सिद्धांत दिया। तो हम कहाँ तक आ गए थे, डी ब्रोगली का 1924 में, डेविसन जर्मन 1925 में। श्रोडिंगर का कई बुकों में 1920 भी मिलता है, लेकिन 1920 नहीं होगा, क्योंकि श्रोडिंगर ने क्या बताया था, केवल उन्होंने बताया जब कण के समान कण के साथ तरंग संलग्न रहती है और कण के गुण जब कण के साथ तरंग पाई जाती है तो कणों के गुण भी तरंगों के समान होने चाहिए, अर्थात कण में तरंगों के समान गुण पाए जाते हैं। तो ये गुण पाए तो जाते हैं, लेकिन इन गुणों को सबसे पहले मतलब ये गुण किस प्रकार, मतलब जो गुण होते हैं इनकी व्याख्या किस प्रकार की जाए, तो इन गुणों को सबसे पहले वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने इस समीकरण के द्वारा बताया कि किसी भी कण से संबंधित तरंग गुणों को इस समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कण के तरंग गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, उनके तरंग गुणों को बताया जा सकता है। तो चूंकि सन 1924 में जब वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि कणों के समान कणों की जब कण गति करता है तो उसके साथ तरंग संलग्न रहती है, या फिर जब कण गति करता है तो उसके गुण कण के समान तो होते ही है, तरंगों के समान भी गुण प्रदर्शित करता है। तो फिर डी ब्रोगली समीकरण 1920 के अलावा लगभग 1928 होना चाहिए कि सन 1928 में वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने कणों के तरंग गुणों को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया या बताया, जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, है ना। तो उसकी सन थोड़ा और एक बार अपन क्लियर कर लेंगे। फिर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अपना सिद्धांत दिया और ने बताया जब कोई कण गति करता है और कण कैसा है, बड़ा है, तो हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से, उसकी स्थिति और संवेग को मतलब क्या बोल दिया जाए, अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कण यदि सूक्ष्म हो, छोटा कण हो, जब गति करता है तो हम एक निश्चित समय में कण की स्थिति और उसके संवेग का मतलब पूरी शुद्धता पूर्वक सही निर्धारण नहीं कर सकते। यदि हम उसकी स्थिति को निर्धारित करेंगे तो थोड़ी सी उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, मतलब उसके संवेग का मान यथार्थ नहीं होगा। यदि हम उसके संवेग में फोकस करेंगे तो उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी। नॉर्मल सी बात है, यदि एक समय में हम एक कण में जब उसकी दोनों चीजों का एक ही समय में जब अध्ययन करेंगे तो हम किसी एक चीज को ही इस समय फोकस कर सकते हैं। यदि हम उसके दोनों चीज में फोकस करेंगे तो मतलब एक चीज में थोड़ा कुछ में उसके मान में कुछ ना कुछ त्रुटि की संभावना हो सकती है, जिसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और उन्हें जो त्रुटि पाई जाती है उस त्रुटि का नाम, उसके त्रुटि का मान भी निकाल कर बताया, और इन्होंने अब इसके लिए समीकरण भी दिया। तो ये हमने सन वाइज लिया है। अब इसमें और भी टॉपिक जो पढ़ने बीच में आते रहे या फिर जो सब टॉपिक बोल दो जिनका रिलेशन इनसे है तो वो भी देख लें। हाइजेनबर्ग के यहाँ जो सिद्धांत है तो हमें यहाँ पर हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को प्रूव भी करना है, और जब हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को प्रूव करना तो इससे रिलेटेड दो चीजें हैं।
एक है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी। हमें गामा किरण सूक्ष्मदर्शी, गामा रे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमें हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को इस पे मतलब इसके सिद्धांत की पुष्टि करनी है। और जो दूसरा है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन है ना, एकल स्लिट इलेक्ट्रॉन विवर्तन, सिंगल स्लिट इलेक्ट्रॉन, सिंगल स्लिट इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्शन, इसके द्वारा भी हमें क्या करना है, इन दोनों प्रयोगों के द्वारा हमें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रूव करना है कि यह सिद्धांत सत्य है कि नहीं। ये दोनों भी इसके सब टॉपिक है तथा ये चीज। और हमें हाइजेनबर्ग का जो हम पढ़ते हैं, जो अभी हमने बताया स्थिति और संवेग के रूप में, तो स्थिति और संवेग के अलावा हमें दो रूपों में इसके सिद्धांत की पुष्टि और करनी है। और वो दो रूप कौन कौन है, तो हमें इसके अलावा ऊर्जा और समय के पदों में, है ना, एनर्जी एंड टाइम के पदों में भी हाइजेनबर्ग का मतलब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विभिन्न रूप पढ़ने हैं, ऊर्जा और समय के पदों में। और दूसरा है कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग के पदों में, है ना, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो हमें क्या करना है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विभिन्न रूप पढ़ने हैं, ऊर्जा समय पदों में, कोणीय स्थिति कोणीय संवेग के पदों में। फिर हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की पुष्टि करनी है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी प्रयोग के द्वारा, एकल स्लिट इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन के द्वारा हमें क्या करना है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की पुष्टि करनी है। ये हमारे टॉपिक कितने हो गए, 12 टॉपिक हो गए। क्योंकि इस यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है तो बहुत से टॉपिक हैं। देखा जाए जो मेन टॉपिक होते हैं, जो बेसिक टॉपिक हैं, हमें उन टॉपिक को बेसिक रूप में पढ़ना चाहिए कि टॉपिक क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है, इसका रिलेशन किससे है। फिर जो सब टॉपिक हैं तो उसके द्वारा हम अपने टॉपिक को क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से पूरे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक एक बार पढ़ते हैं तो पूरा कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट भी कर लिया जाए तो एक प्रकार थोड़ा रिवीजन चाहिए होता है या कुछ डाउट बने रहते हैं। जब हम इसके सब टॉपिक पढ़ते हैं और सब टॉपिक के द्वारा इसका और अध्ययन करते हैं तो वो टॉपिक हमारा और अच्छा क्लियर हो जाता है, उसके डाउट भी हमारे क्लियर होते हैं और एक प्रकार से वो टॉपिक का रिवीजन भी हो जाता है। जब बहुत ज्यादा टॉपिक है तो बेसिक टॉपिक तो पढ़नी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। जो और कुछ है मतलब जो एक्स्ट्रा है फिर और ज्यादा बताया गया है उन्हें हम कुछ को छोड़ सकते हैं। देखें 12 टॉपिक हुए हैं तो ये सब मेन टॉपिक है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक बोल दो या सब टॉपिक बोल दो बेबीज में रखे गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। और देखा जाए कि हम हाइजेनबर्ग अच्छा 11वीं से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं केमिस्ट्री में। यदि एक बार इसे अच्छे से पढ़ लिया जाए, इसके अच्छे से स्टडी कर लिया जाए, समझ लिया जाए तो अब ये टॉपिक ऐसा तो नहीं बीएससी में तो बदल जाएगा, 11वीं के बाद हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो बदल जाएगा, है वही का वही। थोड़ा सा पहले शॉर्ट रूप में पढ़ लेते हैं फिर इसका जो विस्तार होता जाता है अपने डिटेल रूप में आता है। लेकिन इसका जो बेसिक आधार है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो तो वही है ना। यदि हम इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो फिर हम इसे बार बार ना तो इसे डिफाइन करने की वो है ना फिर बार बार इसमें और ज्यादा इसका वो मतलब क्या बोल दो बेसिक रूप से इसे एक प्रकार से इसकी स्टडी भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। जब इसे जानते हैं तो फिर हम इसके जो टॉपिक नए इसके बारे में जो चीजें नई बताई जा रही हैं हम उन पर फोकस करेंगे तथा इसका जब नई चीजें हम देखेंगे इसका तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और एक प्रकार से जो हमसे टॉपिक बनता होगा तो ये हमारे नई चीजों जब इसके पढ़ेंगे तो जो हम इसके बारे में जानते हैं उसके आधार पर जब इससे रिलेटेड और नई चीजों को पढ़ेंगे तो आसानी से उन्हें पढ़ भी सकते हैं,
क्लियर कर सकते हैं और उनके बारे में आसानी से जान सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे लिए न्यू टॉपिक या फिर मतलब एक प्रकार से ये हमें बड़ा भी नहीं लगेगा कि हमें इस टॉपिक में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि हम इसके जो मेन टॉपिक है वो पहले से पढ़ चुके हैं पहली वाली कक्षाओं में, या फिर हमने फिजिक्स में तो केमिस्ट्री पढ़ा है। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो रिवाइज होते ही रहेंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और शुरुआत होती है तो होता तो वही का वही है, कुछ चेंज होते रहते हैं, नई नई चीजें आती हैं और अधिकतर टॉपिक का केवल क्या होता है, विस्तार होता जाता है। मतलब वो हमें उसके डिटेल रूप और आगे मिलते हैं, मतलब उन टॉपिक का हमें और आगे डिटेल रूप पढ़ने को मिलता है। इसके बाद और इसकी आगे टॉपिक यदि हम देखें तो हमें फिर आगे उसमें और क्या क्या पढ़ना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक को नोट भी कर सकते हैं। यदि हम आगे देखें आगे क्या है, तो हमें इसके बाद इसमें आगे दो चीजें हैं, 12वां 13 देखा जाए तो हमें इसमें महत्वपूर्ण एक तरंग पैकेट पढ़ना है, वेव पैकेट ना। ये तरंग पैकेट क्या होता है, तरंग पैकेट पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद इससे चीजें क्या क्या जानने हमें इससे रिलेटेड, इसका इक्वेशन समीकरण, तरंग पैकेट का समीकरण ये बनता क्या है, इसका फॉर्मेशन पढ़ना है। और फिर तरंग पैकेट से संबंधित दो चीजें और हैं जिसे हम बोलते हैं समूह वेग और तरंग वेग पढ़ना है ना। तो इसी में ही आ जाएगा ग्रुप वेलोसिटी एंड तरंग वेग, वेव वेलोसिटी, है ना। तो ये समूह वेग क्या होता है, तरंग वेग क्या होता है, इनमें रिलेशन पढ़ना है। तो मेन चीज हम जब तरंग पैकेट पढ़ेंगे मेन टॉपिक, तो ये चीजें उसके सब टॉपिक में आ जाएंगी। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। इसके बाद हमें इसमें और क्या पढ़ना है, तो हमें अब दो नियतांक होते हैं, एक होता है हैमिल्टोनियन नियतांक और एक होता है हमारा लाप्लासियन संकारक, है ना। तो दो चीज पढ़ना है। अगला टॉपिक देखें तो हैमिल्टोनियन संकारक पढ़ना है हमें। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर, है ना। ये हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या है, तो अगला टॉपिक यदि हम देखें तो हम वेव फंक्शन, है ना, वेव फंक्शन, तरंग फलन पढ़ना है। जब हम तरंग फलन पढ़ना, तो तरंग फलन से संबंध में बहुत सी चीजें देखा जाए तो इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। ये वेव फंक्शन क्या होता है, इसे हम साइड से शो करते हैं, है ना। तो वेव फंक्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन साई, इसकी प्रॉपर्टीज गुण, और इसकी प्रॉपर्टी एक होता है साई व साई स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग, साई और साई स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन है, इसकी भौतिक महत्व, मतलब साई व साई स्क्वायर, है ना। तो साई स्क्वायर का हमें फिजिकल इंपॉर्टेंट भौतिक महत्व पढ़ना है। और प्रश्मानीकरण प्रश्मानीकृत वेव फंक्शन, है ना, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, है ना। ये क्या होता है। और फिर हमें पढ़ना है वेव फंक्शन की सीमा शर्तें, या फिर बोलते हैं प्रश्मानीकरण तरंग की शर्तें। तो जब हम पढ़ेंगे प्रश्मानीकृत तरंग फलन तो उसकी शर्तें पढ़ लेंगे। और इसकी लास्ट टॉपिक है वेव फंक्शन की सीमा शर्तें क्या होती हैं, बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन एक टॉपिक हो गया कि तरंग फलन होता क्या है, वेव फंक्शन क्या है, डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके गुण कौन कौन होते हैं। साई है तो इसका वर्ग जो होता है तो वो क्या है, इसका कोई भौतिक महत्व है या फिर इनमें अंतर बताओ, या फिर इनकी भौतिक व्याख्या करो, इनका मतलब साई और साई स्क्वायर का।
फिर प्रश्मानीकृत तरंग फलन क्या होती है, तरंग फलन के टाइप, मतलब इसे बोलते हैं तरंग फलन के टाइप पढ़ना है, दो प्रकार के, प्रश्मानीकरण और अप्रश्मानीकरण जिसे हम बोलते हैं प्रश्मानीकृत तरंग फलन, अप्रश्मानीकृत तरंग फलन, तो वो पढ़ना है। इसकी सीमा शर्तें पढ़नी है। और ये जो प्रश्मानीकरण होता है अलग चीज होती है, इसके टाइप देखे नहीं तो तरंग फलन जो होता है टाइप ना बोले तो ये इसकी एक प्रकार से कंडीशन होती है ना, शर्त होती है प्रश्मानीकरण की। तो प्रश्मानीकृत तरंग फलन जो टाइप्स हैं, तो जो टाइप हम इसके पढ़ेंगे तो इसके टाइप दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं अपभ्रष्ट, है ना, और अपभ्रष्ट तरंग फलन और अनपभ्रष्ट तरंग फलन, डीजेनेरेंसी वेव फंक्शन, अपभ्रष्ट तरंग फलन वेव फंक्शन, और दूसरी अनपभ्रष्ट नॉन डीजेनेरेंसी वेव फंक्शन, है ना। तो ये पढ़ना है। और इसके बाद हमारे 15 टॉपिक के बाद हमारा ये टॉपिक पूरे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट फर्स्ट में 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक के बाद इसमें कुछ टॉपिक के जो सब टॉपिक थे तो हमने इस प्रकार बता दिए, ताकि वो टॉपिक मतलब ये सब इससे रिलेटेड ही है। हम जब वेव फंक्शन का पूरे से अध्ययन करेंगे तो ये चीज अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन इन सबसे अलग अलग क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, तो विज्ञान हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में देखें तो इसे कैपिटल एच से शो करते हैं। वैज्ञानिक हैमिल्टोनियन ने एक संकारक जिसे हिंदी बोलते हैं ऑपरेटर का यूज किया, ऑपरेटर के ऊपर इस प्रकार कैप लगा देते हैं और कैप शो करता कि ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब जो किसी को ऑपरेट कर दे। एक प्रकार संक्रिया होती है, ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अवकलन, समाकलन सब एक प्रकार की संक्रियाएं हैं जिन्हें हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ऑपरेटर मतलब ये हमें निर्देश देता है कि दो संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, क्योंकि गुणा करना है कि अवकलन करना है ना। तो एक इसी प्रकार का एक संक्रिया होती है जिसे वैज्ञानिक हैमिल्टोनियन ने अपना इस संक्रिया या ऑपरेटर को शो किया या फिर इसे परिभाषित किया, जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। लाप्लासियन ऑपरेटर सब जानते होंगे, इसे हम डेल के रूप में उल्टा त्रिभुज से शो करते हैं। और क्या होता है, ये सदिश जो होता है सदिश राशि होती है लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसका मान किसके बराबर होता है, तो इसे हम बोलते हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। एक चीज और है, अभी हमने आपको बताया था जो श्रोडिंगर समीकरण है, तो श्रोडिंगर समीकरण के दो रूप हैं। एक है श्रोडिंगर समीकरण जो बताता है कण से संबंध तरंग के गुणों के बारे में, वो हमारी केमिस्ट्री में है ना। और वो केमिस्ट्री में देखें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में है वो, और फाइनल में नहीं है। इसमें जो है श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है, तो उसी श्रोडिंगर समीकरण को जो वैज्ञानिक श्रोडिंगर थे तो उन्हें उसके दो रूप अलग से श्रोडिंगर समीकरण क्या बोला जाए कि जो वो श्रोडिंगर समीकरण जो तरंग गुणों के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमें उन श्रोडिंगर समीकरण दो रूप पढ़ने हैं, जिसे हम बोलते हैं काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, है ना। तो मतलब जो टॉपिक वो था श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो वो नहीं इसमें, बल्कि इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें टाइम डिपेंड श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन और काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, काल अनाश्रित। तो जो श्रोडिंगर ने अपना इक्वेशन दिया था बेसिक वाला, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है और 11वीं पढ़ने को मिलता है 11वीं 12वीं में, उसका समय के आधार पर अवकलन कर दिया जाए, अर्थात जब उसका मान समय पर निर्भर करे, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, क्योंकि वो समय पर निर्भर करता है। और जब समय पर निर्भर न करे तो उसे बोलते हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो ये थी हमारी यूनिट फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं यूनिट सेकंड में क्या क्या पढ़ना है। यदि हम यूनिट सेकंड की बात करें, यदि हम यूनिट सेकंड का पूरा सिलेबस देखें कि यूनिट सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट सेकंड में भी जैसे बताया था केवल फर्स्ट चैप्टर ही है। तो हमारा चैप्टर सेकंड यूनिट सेकंड, इसमें हमें पढ़ना है विभव कूप, है ना, कि ये विभव कूप क्या होता है, पोटेंशियल वैल्यू,
पोटेंशियल वेग विभव कूप क्या है? तो सबसे पहले विभव कूप है, आयताकार विभव प्रचीर है और विभव सोपान है। ये दो तीन चीजें हैं, है ना। तो विभव कूप का मतलब एक प्रकार से विभव कूप का जो टॉपिक है, तो विभव कूप क्या होता है? कूप मतलब यहाँ कुएं से लिया गया है। यदि हम कोई भी एक ऐसी चीज लें जिसमें मतलब एक कोई भी एक मतलब एक आकृति की कल्पना कर लें जिसमें उसके अंदर कुछ विभव पाया जाए, तो उसे विभव कूप बोला गया है। विभव कूप बोलने का केवल यही मतलब है कि उसके अंदर जो कण है, तो कण उसके अंदर गहराई में है, मतलब उसकी लंबाई भी है और कण कहाँ गहराई में है। और कण एक प्रकार जब उसकी गहराई में है तो मतलब उसे एक प्रकार से यदि हम कूप ना बोले तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विभव है, जो मतलब उसे कण के अंदर मतलब चार्ज अभी जो उस पर लग रहा है। और कण एक ऐसी संरचना में मतलब है जिसकी मतलब कुछ ऊंचाई है और उसमें कुछ लंबाई है। यदि एक कण उसके अंदर उपस्थित है तो हमें उस कण की गति का अध्ययन करना है, उसके लिए आइगन समीकरण निकालना है और उस आकृति को या ज्यामिति को विभव कूप बोला गया है। और मतलब विभव मतलब है कि उसमें उसको ना कुछ उसके अंदर विभव होगा। फिर इसमें दूसरे इसी प्रकार के दो तीन टॉपिक हैं और अगले टॉपिक क्या बोल दिए जाए। एक दूसरा टॉपिक है अनंत चौड़ाई वाला विभव कूप। अर्थात जब विभव कूप बताया तो यदि उसकी चौड़ाई अनंत हो, है ना, चौड़ाई उसकी अनंत हो और लंबाई परिमित हो, अर्थात लंबाई परिमित है तो मतलब वो बाहर निकल सकता है और कण की कुछ ना कुछ ऊर्जा है। और जो उसकी चौड़ाई अनंत होगा ना, जब चौड़ाई अनंत हो तो मतलब उसमें जब गति करेगा तो उसकी गति के बारे में नहीं बताया जा सकता कितनी गति करेगा। इस कंडीशन में मतलब इसकी कंडीशनें देख ली जाए तो इस कंडीशन में हमें उस कण की गति समीकरण का अध्ययन करना है और इसके आधार पर दो चीज निकालना है, कण की पारगम्यता और कण की परावर्तता। अर्थात यदि कोई विभव कूप हो और कण गति कर रहा हो, उस मतलब जो बीच में दीवार सी है तो उस दीवार को कण पार कर पाएगा जब उससे टकराएगा कि परावर्तित हो जाएगा। तो इसके आधार पर ये माना गया जब उसकी उस कंडीशन क्या, यदि उसके अंदर विद्यमान है, दूसरी कंडीशन क्या उसके बाहर विद्यमान है। यदि अंदर विद्यमान है, बाहर विद्यमान, यदि अंदर है और अंदर जब है तो उसकी चौड़ाई परिमित है और उसकी ऊंचाई परिमित है तो कण उससे बाहर निकल सकता है। लेकिन एक शर्त है, जो कण की ऊर्जा हो, कण की ऊर्जा उस विभव जो उसके अंदर जिसके अंदर वो है क्या बोल दिया जाए, एक आयताकार आकृति के अंदर यदि उस पर जो विभव कार्य कर रहा है, यदि विभव से ज्यादा कण की ऊर्जा विभव से ज्यादा है तो कण उसके बाहर निकल पाएगा। एक कण की ऊर्जा कम है, उस पर लगने वाला बल ज्यादा है तो कण उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन इससे संबंधित जब दो हमने मैकेनिक्स बताई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, यदि कण उसके अंदर विद्यमान है और कण की ऊर्जा ज्यादा है तो कण बाहर निकलेगा, अर्थात उससे मतलब बाहर आ जाएगा। यदि कण की ऊर्जा कम है तो बाहर नहीं आ पाएगा, पहली कंडीशन। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, यदि उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो बाहर आ ही जाएगा, बराबर है ऊर्जा उसके तो मतलब दोनों संभावनाएं बनेगी। लेकिन कण की ऊर्जा यदि कम है विभव से तो ऐसा नहीं कि कण बाहर नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ प्रायिकता हो सकती है कि कण विभव कूप से बाहर आने की कुछ ना कुछ निश्चित प्रायिकता हो सकती है। मतलब वो ये नहीं मानते क्वांटम यांत्रिकी की वो कण बाहर नहीं आ सकता, जबकि मानते हैं इसके बाहर आने की भी कुछ प्रायिकता हो सकती है। इस आधार पर यदि कण बाहर है, कण निश्चित ऊर्जा वाला आ रहा है, गति कर रहा है, उसके सामने एक ऐसा बोल दिया जाए एक दीवार है, दीवार का कुछ ना कुछ विभव है, जब कण टकराता है तो टकराने पर कण परावर्तित हो सकता है और उससे पारगमित भी कर सकता है। तो कब कण परावर्तित होगा, कब पारगमित होगा, इसकी कंडीशन भी ऊर्जा पर विभव पर निर्भर करता है। इसके आधार पर दो तीन चीज पढ़ना है, पोटेंशियल वेल क्या है, फिर इसमें एक आयताकार प्रचीर जिसे हम बोल दें आयताकार सोपान बोल सकते हैं। अर्थात यदि उसकी तो विभव सोपान यदि उसकी आकृति इस प्रकार बना दी जाए, कण आता है, जब कण आएगा तो इसकी ऊंचाई परिमित कर दी हमने, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निश्चित है, लेकिन चौड़ाई उसकी अनंत हो जाए। कण आके टकराता है, जब कण आके टकराएगा तो परावर्तित हो जाएगा, पारगमित कर जाएगा। इस प्रकार से स्टेप के लिए कण को एक स्टेप इसमें चढ़ना है।
जब स्टेप चढ़ना तो उसे क्या बोल देते हैं, विभव सोपान, है ना। पोटेंशियल स्टेप इसे नाम दे दिया गया, पोटेंशियल स्टेप। और इसे एक बिमी, केवल उसकी चौड़ाई बस है ना, जब उसकी एक बिमा पर फोकस किया गया है, एक बिमा में हमें अध्ययन करना है, कण की गति चौड़ाई कम से मानी जा रही है, तो इसे बोल देंगे वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप। उसी प्रकार हमें आयताकार विभव प्रचीर, रेक्टेंगल गल पोटेंशियल बैरियर, है ना। और जब उसकी कंडीशन बनाएंगे, अभी क्या थी, चौड़ाई उसकी यदि अनंत हो जाए, यदि हम उसकी लंबाई अनंत कर दें, यहाँ पर दोनों परिमित हैं, तो इस प्रकार दोनों परिमित हो तो पोटेंशियल बेल बोल देते हैं। चौड़ाई अनंत है, लंबाई परिमित है, तो पोटेंशियल स्टेप आ जाएगा। यदि उसकी उसकी ऊंचाई परिमित हो, चौड़ाई अनंत हो, तो पोटेंशियल स्टेप आ जाएगा। और यदि उसी प्रकार एक परिमित के लिए क्या बोल दे, आयताकार विभव प्रचीर जोन है, तो वो भी वन डायमेंशनल होगा, उसमें एक और गति कर सकता है वो। और जो ये तीनों हैं, तो हमें इन तीनों से पढ़ना है कि यदि वो अंदर है तो बाहर कब आएगा कि नहीं आएगा, बाहर आ सकता कि नहीं आ सकता, जब इससे टकराएगा तो पारगमन कब होगा, उससे परावर्तित कब होगा। ये तीन चीजें हो गई। तो तीन चीजों के आधारित कुछ और भी टॉपिक इसमें, तो वो क्या है जिसे हमें पढ़ना है इसमें, टनल इफेक्ट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सुरंगन प्रभाव। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा इसमें सुरंगन प्रभाव, टनल इफेक्ट क्या है। टनल इफेक्ट के तो है, और तब सुरंगन प्रभाव द्वारा हमें अल्फा क्षय, हम बोलते हैं अल्फा डिक्ले, अल्फा क्षय की व्याख्या करनी है। टनल इफेक्ट यही होता है कि मतलब यदि कण जब उससे टकराता है, कण की ऊर्जा ज्यादा है, उसकी विभव जो किसी दीवार से टकराएगा, तो यदि दीवार पर विभव कुछ है और कण की कुछ ऊर्जा है, यदि ऊर्जा का मान ज्यादा है विभव से और विभव का मान कम है, तो कण क्या हो जाएगा, परिवर्तित, इससे पारगमित कर जाएगा दीवार को, अर्थात इससे पार कर सकता है। यदि कण की ऊर्जा कम है और दीवार पर विभव ज्यादा है, तो कण उसे परिवर्तित नहीं कर पारगमित नहीं कर पाएगा। ये किसके अनुसार था, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है यदि कण की ऊर्जा कम है, तो जब कण एक निश्चित विभव वाले किसी दीवार से टकराता है, तो लेकिन उससे टकराने के पश्चात परावर्तित तो हो सकता है, लेकिन कण के पारगमित होने की भी कुछ न कुछ संभावना हो सकती है, और इसी घटना को बोलते हैं टनल इफेक्ट। और इसमें हमें अल्फा क्षय की व्याख्या करनी सुरंगन प्रभाव द्वारा। अगले जो टॉपिक हमारे आएंगे, तो यहाँ से चालू होते हैं प्रकार से श्रोडिंगर समीकरण सब चीज। फिर हमारा जो अगला है, मुक्त कण के लिए आइगन फलन पढ़ना है, अर्थात आइगन मान, आइगन फलन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर फ्री पार्टिकल, है ना। कोई कण मुक्त है, गति कर रहा, तो हमें इसके आइगन फलन निकालना, आइगन फंक्शन निकालना कि आइगन फलन, आइगन फंक्शन या फिर आइगन मान क्या होंगे, किस प्रकार निकाले जाएंगे। यहाँ से वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने इस यूनिट में, ये यूनिट छोटी है, बहुत मतलब इन यूनिट में भिन्न भिन्न चीजों के लिए श्रोडिंगर समीकरण दिए हैं, और भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण उन्होंने पहले दिया था, किसी भी कण से संबंधित तरंगों गुणों की व्याख्या करने के लिए, तो बताते हैं जब कोई कण अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार से गति करता है, तो कण गति करेगा तो तरंग पाई जाएगी, तो अलग अलग स्थिति में उसके तरंग गुणों को व्याख्या करने के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है, तो हमें इसमें कुछ श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है। जैसे एक बिमी बॉक्स बंद में, एक बिमी बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मुक्त फ्री पार्टिकल क्लोज्ड
इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक बीमी बॉक्स में बंद कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। इसी प्रकार यदि कण यदि उसमें बॉक्स में बंद है तो उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा, श्रोडिंगर समीकरण निकालेंगे तो आइगन मान क्या होंगे, उसके कण का आइगन फलन क्या होगा, उसके ऊर्जा स्तर किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे। जब इसके अलावा सरल आवर्ती दोलित, यदि कोई कण क्या करता है, सरल आवर्ती गति करता है। अब कण जब सरल आवर्ती गति कर रहा है तो इस संबंध में, इस स्थिति में भी उससे तरंग संलग्न रहेगी, तो उसकी फिर तरंग के लिए श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है। यदि कोई घूर्णन कर रहा है कण, जब घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन क्या करेगा, दो स्थिति होती है। घूर्णन के दौरान उसकी लंबाई, बंध लंबाई में परिवर्तन यदि नहीं हो रहा तो वो दृढ़ घूर्णक है, रिजिड रोटेटर है। यदि उसकी बंध लंबाई परिवर्तन होता है तो वो आदृढ़ रोटेटर है, नॉन रिजिड रोटेटर है। तो हमें केवल रिजिड रोटेटर के लिए श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण, यदि हाइड्रोजन परमाणु जब गति करे, हाइड्रोजन का परमाणु, तो उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है। तो इसके लिए विभिन्न भिन्न कंडीशन के लिए श्रोडिंगर समीकरण इसमें रखे गए हैं। मतलब यहीं पे बता दें तो 7 टॉपिक हो गए। 8वां हमारा क्या है, तो 8वां है किसके लिए, सरल आवर्ती दोलित के लिए श्रोडिंगर समीकरण। जब कोई कण सरल आवर्ती गति करता है तो उस कण को एक दोलित के समान माना जा सकता है। जब कण गति करेगा तो उसके साथ एक तरंग, मतलब जब डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार तरंग पाई जाएगी, तब उसके तरंग गुणों को श्रोडिंगर ने जिस प्रकार समीकरण के रूप में व्यक्त किया था, तब इस स्थिति में उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है, उसका हमें हल करना है। और जब हल करेंगे तो चिरसम्मत व्याख्या भी की जा सकती है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, क्वांटम एक्सप्लेनेशन, क्वांटम व्याख्या करो उसकी, उसके हल निकालना है, आइगन फलन ज्ञात करो, उसके ऊर्जा स्तर का व्यंजन निकालना है। फिर इसके बाद यदि जब वो घूर्णन कर रहा है, मतलब जब घूर्णन करेगा और दृढ़ घूर्णक है तो दृढ़ घूर्णक के लिए श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात करना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण दिया, तो टॉपिक भी इसी में रखे गए हैं। तो इतने हो जाएंगे, 7, 3, 9 और 10वां टॉपिक हमारा हो जाएगा। यदि यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दे तो 8वां सरल आवर्ती दोलित के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। 9वां श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिजिड रोटेटर, है ना, आर। 10वां श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम के लिए। और इसमें जो 11वां टॉपिक है हमारा, तो हमें वो 11वां टॉपिक क्या पढ़ना है, तो इसमें है क्वांटम संख्या, है ना। हमें इसमें लास्ट टॉपिक जो है क्वांटम संख्या इसमें रखी गई है। क्वांटम संख्या टॉपिक भी हम अच्छा 11वीं से पढ़ना ही चालू कर देते हैं। अच्छा मोस्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, 4 होते हैं, N, L, M, S। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम कक्षीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, M चुंबकीय क्वांटम संख्या, S स्पिन या चक्करन क्वांटम संख्या। तथा इसमें हमें यूनिट 2 हुई, 3 में भी क्वांटम संख्या पढ़ना है और 3 में हमें कई प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ना है। हम इस बुक में 7 प्रकार की क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगी। अभी तो ये बेसिक है, 4 प्रकार की, इसमें 3 प्रकार की और अन्य क्वांटम संख्या भी बताई गई है। ये सबसे छोटी यूनिट है हमारी, लेकिन इसमें डेरिवेशन है, व्यंजक हैं जो थोड़ा बड़े व्यंजक हैं और व्यंजक भी छोटे नहीं है। इन टॉपिक के व्यंजन 1.5 2 पेज के हैं। यूनिट 3 हमारी बड़ी है लेकिन उसमें डेरिवेशन नहीं है, उसमें टॉपिक ज्यादा है। तो अब देखते हैं अपना यूनिट 3 क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। यदि हम यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, तो इसमें भी चैप्टर फर्स्ट एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3 हो जाएगा। उसका हमने नाम नहीं बताया था यूनिट 2 का, तो उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड। यहां से हमारी है परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका नाम है इस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इसकी शुरुआत करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक हैं, मजा आती है यूनिट पढ़ने में। और इसमें टॉपिक जब बहुत सारे ये हैं, मत बहुत ज्यादा है। यूनिट 4 तो और अच्छा है। उसमें इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट में हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का रिवीजन किया गया था। जो हमारी यूनिट 4 है तो उसमें केमिस्ट्री की तीसरी और चौथी यूनिट का भी रिवीजन वहां पे मिलता है यूनिट 4 में, है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट केमिस्ट्री की 3 यूनिटें फर्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री फाइनल की ही है, कहाँ पढ़ने को मिल जाती है, फिजिक्स की 2 यूनिटों में, पहली और चौथी पढ़ने को मिल जाती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है सबसे पहला जो है, जो हमने लिमिटेशन बताया था नील्स बोहर के परमाणु मॉडल का, यहाँ पूरा रखा हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु का एटम्स नील्स बोहर मॉडल, नील्स बोहर मॉडल पहला क्वेश्चन हो जाएगा। जब इसमें नील्स बोहर मॉडल पढ़ेंगे तो इसकी हमें क्या क्या पढ़नी है, तो इस टॉपिक की नील्स बोहर की सफलताएं पढ़नी है ना। इसकी सफलताएं क्या क्या हैं, इसकी असफलताएं क्या क्या हैं, और इसके हमें उपयोग भी पढ़ने हैं। नील्स बोहर का पूरा मॉडल पढ़ना है, लिमिटेशन भी पढ़ने को मिल जाएंगी। फिर हमें पढ़ना है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां पढ़ना है ना। तो क्या बोलते हैं, सीरीज इन विभिन्न श्रेणियां, तो डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम की विभिन्न श्रेणियां पढ़ना है। इसमें कितनी श्रेणियां होती हैं, कौन कौन श्रेणियां हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है क्षारीय मृदा धातुओं के स्पेक्ट्रम की विभिन्न सीरीज। तो क्या बोलते हैं, डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ क्षारीय मृदा धातुएं, है ना, बेसिक मेटल्स, क्षारीय धातुओं के। हमें क्या पढ़ना है इसमें, इसके स्पेक्ट्रम में भी जो जो सीरीजें प्राप्त होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, तो हमें अगला पढ़ना है इसमें सोमरफील्ड का, या फिर उसके पहले हम पढ़ लें, 3 हुए। तो फिर इसके बाद है इसमें एच अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना पढ़ना है। एच अल्फा लाइंस फाइन स्ट्रक्चर, है ना। एच अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना पढ़ना है। तो डी रेखा, डी लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, है ना। डी रेखा की सूक्ष्म संरचना पढ़ना है हमें। इसमें SPDF सोल कक्षकों के आवरणांक पढ़ने हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स। फिर अगला पढ़ना हमें सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल्स। और इससे रिलेटेड क्या पढ़ना है, एंड क्वांटम संख्या, इससे रिलेटेड हमें क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। तो नील्स बोहर का हाइड्रोजन परमाणु की जो मॉडल है, तो नील्स बोहर ने जब सन 1911 के रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए एक नया मॉडल दिया 1913 में, तो इन्हें अपना मॉडल हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर दिया था। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब नील्स बोहर ने मॉडल दिया था, तो हमें नील्स बोहर का हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल पढ़ेंगे। इन्होंने बताया था जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का संकरण होता है तो हाइड्रोजन परमाणु में तो 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। उन 5 सीरीज पढ़ना है। कौन कौन होती है वो, लाइमन श्रेणी,
बामन श्रेणी और बेकेट श्रेणी, पाश्चन और फुंड, है ना। और थोड़ा क्रम क्या होता है, पहला लाइमर, फिर बामन, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड श्रेणी। ये 5 श्रेणी पढ़ना है। ये 5 श्रेणी पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट सीरीज, यही में आ जाएगा। और इनमें इनने बताया था कि जब ये संक्रमण होते हैं, विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा तो हमें जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेखाएं। ये स्पेक्ट्रल रेखा क्या होती है, तो एक स्पेक्ट्रल रेखा भी मतलब, और एक स्पेक्ट्रल रेखा तो कोई कोई स्पेक्ट्रल रेखा सिंगल होती है और कोई कोई स्पेक्ट्रल रेखा सिंगल नहीं होती, बल्कि वो कुछ अवयवी रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं उसकी उन जिन रेखाओं से मिलकर बनी है उसकी उस अवयवी रेखाओं का अध्ययन करने को उसकी हम फाइन स्ट्रक्चर सूक्ष्म संरचना बोलते हैं। तो इसमें एच अल्फा रेखा 3 अवयवी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। जब इसकी 5 श्रेणियां पढ़ते हैं तो उसकी एक श्रेणी होती है, उसमें हमें एच अल्फा रेखा प्राप्त होती है। वो श्रेणी थोड़ी क्लियर नहीं, किसमें लाइमर में कि बामन में कि पाश्चन में किसमें आती है। और जिस श्रेणी में हमें एच अल्फा स्पेक्ट्रल रेखा प्राप्त होती है तो ये 3 अवयवी रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिसकी हम जब संरचना पढ़ेंगे तो जैसे बोलते हैं एच अल्फा की सूक्ष्म संरचना। उसी प्रकार डी रेखा किसमें प्राप्त होती है, तो जब हम क्षारीय मृदा धातुओं का स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत विभिन्न संकरण होंगे। उसमें कौन कौन सी प्राप्त होती है, उसमें 4 सीरीजें प्राप्त होती हैं। पहली मुख्य श्रेणी, दूसरी तीक्ष्ण जिसे बोलते हैं हम स्फुट श्रेणी, अस्फुट सीरीज, और लास्ट होती है मूलाभ श्रेणी। ये 4 श्रेणी जब प्राप्त होती हैं तो उसमें भी स्पेक्ट्रल रेखा जो होती है तो उसमें प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा दुख संरचना होती है, जिसे डी रेखा की फाइन स्ट्रक्चर बोल दें या डी रेखा की दुख संरचना बोल दें। अर्थात उसमें प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा 2 अवयवी रेखाओं से मिलकर बनी होती है ना। फिर इसकी मतलब एसपीडीएफ ऑर्बिटल का अवर्णांक क्या बोलते हैं। यदि हम एक चित्र के बारे में थोड़ा सा देखें, ये हमारा बीच में नाभिक हो गया, ये एस हो गई, ये पी हो गई। अब पी का कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में धनावेश है, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एस में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा, उस पर अपना धनावेश लगाएगा, धनावेश में आकर्षण होता है। अर्थात जब इस पर अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी स्थिति में क्या होगा, विचलन होगा। लेकिन जो दूसरा बीच वाला जो वो है, क्या बोल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन है बीच वाली कक्षा में, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा। अर्थात ये इसके लिए आवरण बन जाएगा, इसकी रक्षा करेगा इस प्रोटॉन से जो इसे आकर्षित कर रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के बीच वाले इलेक्ट्रॉन का इस पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल को इसका आवर्णांक कह देते हैं। आवर्णांक मतलब जो आवरण बनाए हुए है ताकि यो नाभिक की वो ज्यादा कम और आकर्षित हो, क्योंकि जब नाभिक ज्यादा आकर्षित करेगा इसे, जब नाभिक बाहर वाली कक्षा में प्रबल आकर्षण होता है तो उसमें मतलब उसके गुणों में समानता पाई जाती है। आकार जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, बल्कि थोड़ा आकार उसका कम होता जाता है ना। तो इन पर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसका आवर्णांक लगा बोलते हैं। तो एसपीडीएफ का हमें क्या पढ़ना है, ऑर्बिटल का आवर्णांक पढ़ना है। शोमान पीरियड में परमाणु मॉडल दिया था, उसका वो पढ़ना है, परमाणु मॉडल। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक नंबर पढ़ने हैं, तो इन्हें 7 क्वांटम संख्याएं बताई थी। 4 क्वांटम संख्या सब जानते हैं, इन्हें 3 क्वांटम संख्या और ले ली थी। 3 क्वांटम संख्या ने किस प्रकार ली, पहली थी मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन जो सब में पाई जाती है, फिर द्विगंशी कक्षीय क्वांटम संख्या, तीसरी चक्रण क्वांटम संख्या। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने पर उसमें कुछ ना कुछ आवेश या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब कुछ धारा, विद्युत धारा नहीं, कुछ धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा ज्यादा प्रबल नहीं होती तो इसे विद्युत धारा के समान नहीं माना जा सकता, चुंबकीय धारा के समान माना जा सकता है। अर्थात इसमें चुंबकीय धारा उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय धारा के सिद्धांत से ही माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है जो उसमें चुंबकीय धारा उत्पन्न होगी तो इलेक्ट्रॉन कितनी प्रकार गति करता है, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करता है। अपने अक्ष में घूमता है जिसे हम उसकी चक्रण गति कहते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमता है और जिसे हम उसकी क्या कौन सी गति बोलते हैं, कक्षीय गति बोलते हैं। तो इसमें हम चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ी तो उन्होंने चुंबकीय क्वांटम संख्या को इसे 3 पढ़ ली या फिर 2 पढ़ ली, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या को क्या नाम दिया उन्होंने,
कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या ml। अर्थात जब वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर गति लगा एक चक्कर परिक्रमा लगाई, इसे बोलते हैं परिक्रमण गति, उसके कारण जो चुंबकीय धारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इसी को चौथे को क्या दे दिया था उन्होंने, ms। जब वो चक्रण गति करता है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। और चूंकि दोनों एक ही कण पर उत्पन्न हो रहे हैं तो इसे बोला उन्होंने चुंबकीय कुल चुंबकीय आघूर्ण, है ना, या चुंबकीय संपूर्ण क्वांटम संख्या। किससे शो किया उन्होंने, mj से शो किया, है ना। मतलब चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय संपूर्ण क्वांटम संख्या। मतलब ये दोनों जब उसमें इलेक्ट्रॉन में है तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होने वाला कुल आवेश। चूंकि अब ये दोनों आवेश इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाला कुल आवेश तो दो, पहली n हो जाएगी और पहली क्वांटम संख्या तो पहली हो जाएगी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, दूसरी कक्षीय क्वांटम संख्या स्मॉल l, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या 3 में बढ़ गई, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय संपूर्ण क्वांटम संख्या। तो कितनी हो गई हमारी, 3 2 5, छठवीं हमारी कौन सी हो जाएगी, चक्रण क्वांटम संख्या। उसी प्रकार जो चक्रण और कक्षीय इनको जोड़कर उन्हें चौथी चीज बोलते हैं संपूर्ण क्वांटम संख्या जे। अर्थात ये तीनों स्वतंत्र रूप से एल एस जे, जो तीनों स्वतंत्र रूप से मतलब डिफाइन किए उन्होंने। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो धारा जो जिसका चुंबकीय धारा उत्पन्न होती है तो ये चुंबकीय धारा 3 कंडीशन में कक्षीय गति चक्रण गति के कारण उत्पन्न होती है तो उन्हें उस चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी 3 में तोड़ दिया, ml ms और mj में तोड़ दिया। और किसने किया, ये सोमरफेल्ड ने। इसके बाद हमारे अगले टॉपिक है इसमें और क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, हमारे अगले टॉपिक है, कितने टॉपिक हुए थे, 7 या 8 हुए थे, कुछ 9वां मान लीजिए, 9वां टॉपिक है। तो इसका तो हमारा है इसकी कक्षीय अवधारणा, है ना, या बोलते हैं हम इसका कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, या फिर क्या बोल दिया इसका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो उन्होंने कहा जब कक्षीय गति करता है तो उसके कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या फिर कोणीय संवेग जो उत्पन्न होगा तो उसे बोलते हैं हम कक्षीय कोणीय संवेग। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद आएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसी को हम कोणीय संवेग के रूप में यदि डिफाइन करें तो कक्षीय कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण ले लें तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अगला आ जाएगा हमारा टोटल एंगुलर मोमेंट, चुंबकीय संपूर्ण कोणीय संवेग। अगला हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम भी है, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, है ना। पाउली का अपवर्जन नियम जानते हो, हम पहले पढ़ा है अपन ने, हम पहले भी उसे पढ़ चुके हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है। फिर इसमें स्पेक्ट्रल रेखाओं के लिए भरण नियम और तीव्रता नियम, सिलेक्शन रूल एंड आइडेंटिटी रूल फॉर स्पेक्ट्रमी ट्रांजिशन लाइन, है ना। फॉर स्पेक्ट्रियल लाइंस, स्पेक्ट्रल रेखाओं के लिए भरण नियम और तीव्रता नियम। जब स्पेक्ट्रल रेखा कब प्राप्त होती है, जब उनमें संक्रमण होता है। जब संक्रमण होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, तो कोई भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में नहीं जाता,
बल्कि उसके लिए कुछ नियम का पालन होता है। और जो नियम इसमें ये बताते हैं कि किस कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल या वर्ण नियम। और जो स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होगी उसकी तीव्रता का निर्धारण भी कुछ नियमों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम रेखाओं का तीव्रता नियम, है ना। फिर इसके बाद हमारा अगला है टॉपिक है एकल इलेक्ट्रॉन निकाय और बहु इलेक्ट्रॉन निकाय संबंधित क्वांटम संख्या। अर्थात एक ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें संबंधित कौन कौन क्वांटम संख्या होगी। हमने पहले बताया था पहली वाली यूनिट में क्वांटम संख्याएं हैं और इनमें भी क्वांटम संख्या हमारी आ गई है। इसमें दो प्रकार पढ़ी, सोमरफील्ड के अनुसार, फिर एकल निकाय जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और बहुल निकाय मतलब यदि किसी परमाणु में जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए क्या बोल उसको उससे संबंधित कौन कौन क्वांटम संख्याएं होती हैं। यदि एकल मतलब एकल इलेक्ट्रॉन वाला है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है या उसकी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं पूरे परमाणु में, अर्थात बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वही 4 क्वांटम संख्याएं N, L, M, S। और यदि उसकी बाह्यतम कक्ष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 7 दी गई, 4 हम जानते हैं। पांचवी कौन सी आ जाएगी, पांचवी संपूर्ण चक्रण क्वांटम संख्या। अर्थात जब बाहरी कक्षा में का इलेक्ट्रॉन है तो सबकी चक्रण क्वांटम संख्या को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पूरी कक्षा के लिए पूरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है कुल इलेक्ट्रॉन उसके लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण चक्रण क्वांटम संख्या। उसी प्रकार उनकी कक्षीय क्वांटम संख्या को जोड़कर क्या प्राप्त कर लेंगे, संपूर्ण कक्षीय क्वांटम संख्या। ये कैपिटल एल से शो करते हैं, संपूर्ण चक्रण क्वांटम संख्या एल से शो करते हैं, और एल और एस को जोड़ देंगे तो मिल जाएगी संपूर्ण क्वांटम संख्या जैसे शो कर देते हैं। तो बहुल के लिए 7 होती है, एकल के लिए 4 होती है। अगला है एल एस युग्मन। तो संपूर्ण क्वांटम संख्या में एक बार सबके एल को जोड़ दो, संपूर्ण कक्षीय क्वांटम संख्या कैपिटल एल प्राप्त कर लो, फिर सबके चक्रण क्वांटम संख्या जोड़कर कैपिटल एस प्राप्त कर लो, इनके द्वारा क्या प्राप्त कर लो, जे जिसे बोलते हैं एल एस युग्मन। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है जिसे हम दूसरा चीज पढ़ते हैं जे युग्मन। ये दोनों युग्मन भी पढ़ने हैं, कपलिंग पढ़ना है, एल एस कपलिंग जे कपलिंग, जिनमें क्या करते हैं हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए जे का मान निकालते हैं और सबके जे को जोड़ देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जे का मान, दूसरे के लिए जे का मान, तीसरे के लिए जे का मान, और सबके जे को प्राप्त जोड़कर सबके जे को जोड़कर मतलब J1 J2 को जे प्राप्त कर लेते हैं संपूर्ण क्वांटम संख्या, तो बोलते हैं जे युग्म। ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो उसमें कुछ नियम है, जैसे हमें इसमें पढ़ना है जीवन प्रभाव पढ़ना है। अगला टॉपिक जीवन इफेक्ट। जीवन इफेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जीवन इफेक्ट में हमें टाइप पढ़ना है। जीवन इफेक्ट 3 प्रकार का होता है, सामान्य जीवन प्रभाव, नॉर्मल जीवन इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर इसके भी टाइप पढ़ने हैं, 2 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य समान जीवन प्रभाव और अनुप्रस्थ समान जीवन प्रभाव, वो पढ़ने हैं इसके दोनों टाइप। और फिर पढ़ने हमें असमान, है ना, नॉन नॉर्मल जीवन इफेक्ट, समान जीवन प्रभाव, असमान जीवन प्रभाव, और समान जीवन प्रभाव के हमें विस्थापन स्थिरांक का व्यंजक पढ़ना है ना, विस्थापन स्थिरांक भी निकालना है समान जीवन प्रभाव का। और समान जीवन प्रभाव क्या होता है, इसके रिलेटेड क्या होता है, स्टार प्रभाव है। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, जीवन प्रभाव पढ़ना। जीवन प्रभाव कहता है जब किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, यदि उस परमाणु के पास एक बाह्य चुंबकीय स्रोत को रख दिया जाए तो बाह्य चुंबकीय स्रोत के प्रभाव में उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखा है, एक स्पेक्ट्रम रेखा, वो एक से अधिक स्पेक्ट्रम रेखा में विभाजित हो जाती है ना, किसके प्रभाव में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में। और इस घटना का अध्ययन जीवन ने किया था, तो उसे बोलते हैं जीवन इफेक्ट। फिर हमें पढ़ना है एच से किरण वर्णक्रम का, या फिर सतत एच से वर्णक्रम, है ना, कौन जिसे बोलते हैं सतत या अविरत, कॉन्टिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम। और इससे संबंधित ये है डुवाने और हुंड का नियम। तो इसमें अगला टॉपिक हो जाएगा हमारे डुवाने
एंड हुंड्स लॉ, डुआने और हुंड का नियम। इसकी रीडिएशन था मैंने सतत एस किरण वर्णक्रम के लिए दिया था। ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है अभिलाक्षणिक एक्स किरण वर्णक्रम। हमारा टॉपिक 18वां टॉपिक है ना, जिसे बोलते हैं चैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक एक्स रे स्पेक्ट्रम। 19वां हमें पढ़ना है मोसले का नियम। और कोई टॉपिक जो बीच में हमारा छूट गया हो? तो सब संरचनाएं पढ़नी, नियम पढ़ लिए, अवधारणाएं पढ़नी, अवधारणा के बाद में अवर्णान पढ़ लिए, युग्मन पढ़ लिए, है ना। तो अब इसमें यदि कोई टॉपिक छूट भी गया तो जब अलग से अपन एक एक पढ़ेंगे तो कोई टॉपिक छूट गया तो मतलब उसको वहां पे देख लेंगे। लास्ट 19वां है मोसले का नियम। मोसले लो, और मोसले लो पढ़ेंगे तो मोसले लो के यूज, इसके अनुप्रयोग हैं। और लास्ट 20वां है प्रकाशिक वर्णक्रम, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एंड एक्सरे वर्णक्रम में डिफरेंस, है ना, में डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा? इन डिफरेंस, या बोलते डिफरेंस इन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एंड एक्स रे स्पेक्ट्रम, अर्थात वो वर्णक्रम जो प्रकाश के द्वारा प्राप्त होता है, प्रकाशित वर्णक्रम, और जो एक्स किरणें अलग होती है। प्रकाश किरणों में एक्स किरणें नहीं आती है ना, प्रकाश किरणें 10 किरणें हैं, एक्स किरणें अदृश्य होती हैं, जिनकी अब ऊर्जा इससे ज्यादा होती है प्रकाश किरणों से। तो प्रकाश किरणों से प्राप्त वर्णक्रम, प्रकाशित वर्णक्रम और एक्स रे वर्णक्रम में या एक्स किरण वर्णक्रम में अंतर पढ़ना है। तो हमारी यूनिट ये 3 की बड़ी थी, पहले तरह था 20 टॉपिक है। ये हमारी क्या कंप्लीट होती है? यूनिट 3 टॉपिक कंप्लीट होती है, जिसके हमको उस टॉपिक को बताते रहे, आपको एक्सप्लेन भी करते रहे। अभी हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हुए, 2 बची हैं, जल्दी से उन्हें भी देख ले। और अब थोड़ा कम डिफाइन करेंगे जल्दी, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो रही है और हम आपको सारे टॉपिक बता सकें, उस बीच में बताते भी रहेंगे। और जब तक इन टॉपिक को अच्छे से अपन पढ़े नहीं, इनका पूरा बेसिक ना जाने तो क्लियर नहीं होंगे। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमारी यूनिट 4 चैप्टर 4 नाम क्या है? वो थी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक वर्णक्रम। पहला है हमारे मॉलिक्यूलर वर्णक्रम स्पेक्ट्रम्स टाइप। इसके क्या पढ़ना में? टाइप। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अवशोषण वर्णक्रम, उत्सर्जन वर्णक्रम। तो उत्सर्जन वर्णक्रम के टाइप भी पढ़ने हैं, जो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, घूर्णन वर्णक्रम, कंपन वर्णक्रम, इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर हमें क्या पढ़ना है? इसके सिलेक्शन रूल, वर्ण नियम, जो भी आपको बताते थे कुछ नियम जो होते हैं, तो पहले भी अपन ने पढ़े थे, इसका थोड़ा सा आया था। सिलेक्शन रूल फॉर किसके लिए हमें पढ़ना है? वर्ण नियम। तो घूर्णन वर्णक्रम के लिए पढ़ना है, कंपन के लिए पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए पढ़ना है। अगला हमारा समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोपिक इफेक्ट। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है समस्थानिक प्रभाव के बाद हमें इसमें पूरा पढ़ना है रमन इफेक्ट। ये रमन इफेक्ट क्या होता है? रमन इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे? रमन विस्थापन यानी रमन डिस्प्लेसमेंट, रमन फ्रीक्वेंसी, रमन प्रभाव स्पेक्ट्रम, रमन लाइंस, है ना। रमन प्रभाव की
कौन सी बोलते हैं? क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, रमन प्रभाव की क्वांटम एक्सप्लेनेशन, क्वांटम व्याख्या। तो रमन प्रभाव क्या होता है पहले ये पढ़ना है। फिर रमन प्रभाव का रमन विस्थापन का व्यंजक, रमन अभिव्यक्ति, रमन वर्णक्रम, रमन रेखाएं। रमन रेखाओं की भी टाइप पढ़ने, दो प्रकार की होती है रमन रेखाएं, है ना। जब इनकी टाइप पढ़ेंगे हम तो रमन रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? स्टोक रमन रेखा, स्टोक्स रमन रेखा और एंटी स्टोक रमन रेखाएं। तो ये पढ़ेंगे मतलब स्टोक, प्रति स्टोक रमन रेखा क्या होती है, इसकी चिर संबंध व्याख्या करनी है, क्वांटम व्याख्या करनी है। और इसी में अलग से दे दें अभी हम, तो हमें पढ़ना है डिफरेंस, मतलब अंतर इन रमन इफेक्ट एंड, जो पहले बता चुके हैं, काप्टन इफेक्ट, काम्पटन इफेक्ट। काम्पटन प्रभाव रमन प्रभाव में देखा जाए, ये रमन प्रभाव क्या होता है, अवरक्त किरणों के द्वारा प्राप्त होता है। जब अवरक्त किरणों को विभिन्न पदार्थों, ठोस, द्रव आदि में गुजारते हैं तो इसके द्वारा पदार्थ का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। लेकिन जब प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णित किरणों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति आपतित किरणों की तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से क्या होती है, डिफरेंट होती, भिन्न होती है। जब भिन्न होती है तो इस प्रभाव का अध्ययन रमन ने किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। लेकिन जब यदि इसकी आवृत्ति और जो तरंगदैर्घ्य में भिन्नता है, यदि इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिस पदार्थ से प्रकीर्णन हो रहा है, तो ये घटना रमन प्रभाव कहलाती है। यदि इसकी घटना प्रकीर्णन का जो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में जो अंतर हो रहा है, यदि वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर न करके आपतन कोण, प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, काप्टन प्रभाव। काप्टन प्रभाव में जो ये परिवर्तन है प्रकीर्णन कोण पर निर्भर कर रहा है कि कितने कोण पर प्रकीर्णन होता है, उसमें भी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। और इस घटना का अध्ययन काप्टन ने किया था। मतलब एक ही घटना का अध्ययन दो वैज्ञानिकों ने किया, रमन ने, काप्टन ने। रमन ने बताया अपने प्रयोग में कि जो इसमें प्रकीर्णन है, तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के पश्चात जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये प्रकीर्णन का मान प्रकीर्णन कोण पर नहीं बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए रमन स्पेक्ट्रम अलग अलग प्राप्त होंगे। जबकि इन्हें बताया था पदार्थ की प्रकृति पर नहीं, किस पर, प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, उसमें ही परिवर्तन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं काप्टन प्रभाव। यदि कोण पर निर्भर करे तो एक काप्टन प्रभाव है, और यदि पदार्थ पर निर्भर करे तो ये रमन प्रभाव है, और यदि वो क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसे बोलते हैं थॉम्सन प्रभाव। एक वैज्ञानिक और थे। तो रमन प्रभाव में इतना बहुत मोस्ट है, रमन प्रभाव इतने टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों में अध्ययन पढ़ेंगे। रमन प्रभाव का हमने बता दिया। एंटी स्कोर, जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाती है तो एंटी स्कोर बोल देते हैं, आवृत्ति कम होती है स्टोक रेखा बोल देते हैं। और फिर इसके अलावा ये सब चीजें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें और भी टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं फैंक क्वांटम सिद्धांत पढ़ना है, बॉर्न हाइपन सन्निकटन पढ़ना है इसी यूनिट में। तो अगला टॉपिक कौन सा आएगा, छठवां? इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हो गए। फैंक क्वांटम सिद्धांत थ्योरी पढ़नी है। सातवां बॉर्न ओपेन हाइमर सन्निकटन सिद्धांत पढ़ना है ना। तो बॉर्न ओपेन हाइमर थ्योरी, तो बॉर्न ओपेन हाइमर थ्योरी पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें और टॉपिक है, तो और क्या क्या है, तो एक टॉपिक है केमिस्ट्री से बोलते हैं जेवलांस्की अरेख, है ना। जब पूरा जेवलांस्की अरेख है, तो जेवलांस्की अरेख ने एक घटना, एक अरेख के द्वारा बताया था, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो उसके कक्षा में जाने के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सबको एक आरेख के रूप में बता दिया। इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था क्या होती है। उत्तेजित अवस्था दो प्रकार की होती है, सिंगुलर से मतलब एकल अवस्था, त्रिक अवस्था। एकक अवस्था, त्रिक अवस्था कब बोलते हैं, इसका मान चक्रण बहुलता पर निर्भर करता है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पर। चक्रण बहुलता क्या होती है, फिर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या होते हैं,
फिर इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो वापस आने पर दो प्रकार के संक्रमण होते हैं। एक संक्रमण जिसमें वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, जिसे हम अविकर्णीय संक्रमण बोलते हैं। ये क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं माध्य तंत्र क्रोसेन। और दूसरा होता है हमारा आंतरिक परिवर्तन। फिर एक दूसरा जिसमें वापस आते समय वो प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस और स्फुरदीप्ति फोस्फोरेसेंस। तो ये सारे जेवलांसी अरेक ने केमिस्ट्री की बीएससी फाइनल की फर्स्ट बुक की चौथी यूनिट प्रकाश रसायन है ना, फोटो केमिस्ट्री में रखा है। इसमें हमें उसके कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे सिंगुलर स्टेट क्या होती है, एकल अवस्था, सिंगलेट स्टेट पढ़ना है। फिर इसमें और दूसरा इसी देख लें हमें, तो हमें त्रिक अवस्था पढ़नी है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है। फिर ये इसमें और कुछ नहीं है, केवल दो चीजें हैं, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। हमने आपको सब कुछ बता दिया कि सबके बारे में वैज्ञानिक जेवलांस्की ने बताया था और एक डायग्राम के द्वारा बताया था। तो प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस, स्फुरदीप्ति फोस्फोरेसेंस है ना, और इनमें डिफरेंट पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति के बाद। तो अभी रमन प्रभाव में एक चीज छोड़ दी थी हमने, रमन प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था भी है ना। तो रमन प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था मतलब रमन प्रभाव का एक्सपेरिमेंटल है ना। तो रमन प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ रमन स्पेक्ट्रम, एक्सपेरिमेंट ऑफ रमन स्पेक्ट्रम है रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव है ना, रमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है। प्रायोगिक व्यवस्था मतलब प्रयोगों के द्वारा किस प्रकार हम क्या करें, रमन प्रभाव को रमन प्रभाव का स्पष्टीकरण करें। स्टोक प्रति स्टोक रेखाओं के हमें गुण भी अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा जो आता है उसे बोलते हैं, जैसे हम जानते हैं सरल आवर्ती दोलित होता है, उसी प्रकार असरल आवर्ती दोलित होता है, इसे बोलते हैं एन हार्मोनिसिटी है ना, एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, मतलब असरल आवर्ती दोलित। और जब असरल आवर्ती दोलित पढ़ेंगे तो इसकी में कंडीशन कि कोई दोलित जब सरल आवर्ती होता है तो वो असरल आवर्ती दोलित कब कहा जाता है, और इसकी क्या कंडीशन है कि किसी भी दोलित के असरल आवर्ती दोलित होने की, या उन दोनों में क्या अंतर होता है। और इसी संबंधी के हमारा मोर्स विभव पढ़ना है, मोर्स पोटेंशियल है ना, मोर्स विभव पढ़ना कि मोर्स पोटेंशियल क्या होता है, यानी मोर्स पोटेंशियल। तो ये हमारा था यूनिट 4 है ना। और एक्सपेरिमेंटल जब रमन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसी में अभी अपना जो आएगा, तो एक और रमन इफेक्ट प्रभाव की यूज ऑफ रमन इफेक्ट। तो ये हमारी यूनिट 4 जब कंप्लीट होती है तो आधी तो 4 हो जाती है हमारी रमन इफेक्ट में। रमन प्रभाव अच्छे से पढ़ ले तो हमारी आधी यूनिट वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। और जब आधी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो सब चीज पढ़ना, रमन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया जाए तो रमन प्रभाव फर्स्ट ईयर बीएससी में पहले ही पढ़ने को मिलता है, कहीं 11वीं में 12वीं में टॉपिक है, बीएससी शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ने को ही मिल जाता है ये। फिर यहाँ पे बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री में, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं नहीं है बीएससी में, बीएससी फाइनल केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक में यूनिट 4 में और फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाता है यहाँ पर हमें इसकी फर्स्ट बुक में रमन प्रभाव और सब कुछ है इसके बारे में। इसके अलावा फैन कॉन्डन बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन सिद्धांत केमिस्ट्री में भी है, जेवलांस के रेट के टॉपिक पूरी केमिस्ट्री में है। मोर्स विभव और असरल आवर्ती दोलित की जो शर्त होती है बोल देते हैं हम एनहार्मोनिसिटी, जिसे हम बोल देते हैं एनहार्मोनिसिटी ऑसिलेटर, मतलब असरल आवर्तता दोलित। तो उसकी शर्त और ये मोर्स विभव क्या होता है, ये टॉपिक बस 2 न्यू है। ये यूनिट भी लगभग पूरे टॉपिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये हमारी यूनिट 4 होती है। अब यूनिट 5 देख लें कि हम उसमें क्या क्या पढ़ना है।
तो अब देखें यूनिट 5 उसमें क्या क्या है, उसका सिलेबस। तो यूनिट 5 की बात करें तो उसमें भी एक ही चैप्टर है, मतलब चैप्टर 5 नाम है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उसमें पहला जो टॉपिक है तो पहला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर डिटेक्शन। नाभिकीय संसूचन क्या होता है? नाभिकीय संसूचन मतलब नाभिक दो प्रकार के होते हैं, रेडियोधर्मी नाभिक और अरेडियोधर्मी नाभिक। जो नाभिक क्या करते हैं, कुछ कणों या विकिरण को अपने मन से उत्सर्जित करते रहते हैं, वो आ जाते हैं हमारे रेडियोधर्मी नाभिक में। और ये क्या अल्फा बीटा गामा कण निकालते रहते, उत्सर्जित करते रहते हैं। और जो जिनमें इस प्रकार का स्वतः उत्सर्जन नहीं पाया जाता वो अरेडियोधर्मी नाभिक होते हैं। जो रेडियोधर्मी नाभिक होते हैं, हम कुछ यंत्रों का उपयोग करके इनसे उत्सर्जित होने वाले कणों या विकिरणों को का अध्ययन करके उनकी गति का, वेग का, स्थिति का आदि का अध्ययन करके इन नाभिकों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इन नाभिकों के बारे में बताया जा सकता है और इस तकनीकी को बोलते हैं नाभिकीय संसूचन। और इसके लिए जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं नाभिकीय डिटेक्टर, है ना। नाभिकीय संसूचन एक में वो प्रक्रिया हो गई जिसके द्वारा नाभिक के संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाएगी। और इसके लिए जिन उपकरणों का उपयोग करेंगे वो होंगे नाभिकीय संसूचक, न्यूक्लियर डिटेक्टर कहलाते हैं वो। फिर इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियर डिटेक्टर है तो पहले सिलेबस में थे, अब 2-3 साल हो गए जब से सिलेबस में मतलब ये हटा दिया गया पूरे को। लेकिन तो भी नाभिकीय संसूचन क्या होता है ये पढ़नी चाहिए। संसूचक पहले थे, अब नहीं है। पहले थे अनुपातिक संसूचक क्या होते हैं, अनुपातिक के बाद गाइगर मूलक संसूचक क्या होते हैं, और प्रस्फुटक गणक क्या होते हैं, अभ्य कोष्ठ गणक या मेघ कोष्ठ गणक क्या होते हैं। इस प्रकार के कई संसूचक रखे थे। और आयनन कोष्ठ संसूचक क्या होते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा है नाभिकीय चतुर्ध्रुव क्या होता है ना, नाभिकीय चतुर्ध्रुव की अवधारणा, न्यूक्लियर क्वाड्रिपोल। चतुर्ध्रुव, नाभिकीय चतुर्ध्रुव क्या होता है? तो पहले ये माना जाता था नाभिक में धनावेश पूरा मतलब गोलाकार रूप में होता है, और जब गोलाकार रूप में होता है तो नाभिक की आकृति गोली होती है। बाद में ये माना गया कि नाभिक का जो चतुर्ध्रुव होता है वो गोलाकार नहीं बल्कि उसकी वो क्या होता है, एक प्रकार दीर्घवृत्ताकार रूप में सम्मित होता है। जब वो दीर्घवृत्ताकार की अवधारणा जब मानी गई तो नाभिक में पहले गोले यदि गोली सम्मिति मानी जाए तो दो ध्रुवी हो जाएगा। दीर्घवृत्ताकार माना जाए तो वो क्या हो जाए, चतुर्ध्रुवी हो जाएगा। एक दीर्घ अक्ष होगी, एक लघु अक्ष होगी। तो ये माना गया कि कुछ स्थितियों में नाभिक की जो आकृति जो आवेश का वितरण है वो सम्मित भी हो सकता है और चतुर्ध्रुवी रूप में भी हो सकता है। चतुर्ध्रुव का मान निकालेंगे, गणना की जा सकती है। और तो जब नाभिक में आवेश का वितरण सम्मित गोली सम्मित न होकर दीर्घवृत्ताकार रूप में होता है तो इस स्थिति में नाभिक में चतुर्ध्रुव की अवधारणा मानी जाती है और चतुर्ध्रुवी का मान ज्ञात किया जाता है। यदि नाभिक चतुर्ध्रुव का मान ज्ञात करने पर इसका मान शून्य आता है तो नाभिक में आवेश का वितरण गोली सम्मित है। यदि नाभिकीय चतुर्ध्रुव की गणना करें और इसका मान धनात्मक आता है तो नाभिक का जो अक्ष होगी नाभिकीय अक्ष वो किसके समांतर होती है, उस दीर्घवृत्ताकार की दीर्घवृत्त के समांतर होगी। और यदि जब इसकी गणना करने पर नाभिकीय चतुर्ध्रुव का मान ऋणात्मक आता है तो नाभिक की जो अक्ष होती है वो दीर्घवृत्ताकार की लघु अक्ष के समांतर होती है। तो नाभिकीय चतुर्ध्रुव क्या होता है,
इसकी गणना करनी है। इसके बाद हमें पढ़ना है गाइगर नटल नियम। तीसरा पढ़ेंगे हम गाइगर नटल लॉ। तो इसमें जब नाभिक से कुछ कण निकलते हैं तो नाभिक से कण निकलने पर मतलब क्या बोलते हैं, अल्फा कणों का जब उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा गामा कणों का, तो जब अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो इससे जो अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो अल्फा कणों की परास, और जब उत्सर्जन होगा तो नाभिक का क्षय होगा। क्षय नियतांक के मध्य गाइगर और नटल ने एक संबंध बताया जिसे हम बोलते हैं गाइगर नटल नियम में संबंध बोलते हैं ना। अल्फा कणों के परास के लघु गुणक और इसके क्षय नियतांक के लघु मतलब लघु गुणक के मध्य उन्होंने संबंध बताया। ऐसे ही बहुत से टॉपिक हैं। यदि हम और आगे बढ़े इसमें तो हमें पैकिंग घनत्व पढ़ना है कि पैकिंग घनत्व क्या होता है। पैकिंग घनत्व के बाद द्रव्यमान क्षति पढ़नी है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, कोई नाभिक है, यदि हम छोटे छोटे नाभिक से मिलकर बड़ा नाभिक बना दें तो इसका नाभिकों का योग होगा और योग होकर बड़ा नाभिक बनेगा। लेकिन ये देखा गया कि जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है तो इसके संभावित द्रव्यमान से कुछ कम होता है। अर्थात जब छोटे छोटे नाभिक योग करेंगे तो बड़ा नाभिक बनने पर दोनों कंडीशन में इसकी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इस संभावित क्या है, जिनका योग कर रहे हैं तो मतलब लास्ट में बड़ा नाभिक का द्रव्यमान इतना होगा, संभावना है। ये वास्तव में जब योग निर्माण होता है तो उसके द्रव्यमान में जो अंतर पाया जाता है कुछ जिसे बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, ये माना जाता है। जब वो आपस में जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकालते हैं और द्रव्यमान की ऊर्जा के रूप में क्षति हो जाती है। जब पहले वाले का ऊर्जा जब कम होगी नए वाले की पहले से, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो ज्यादा स्थायी होगा और जब स्थायी हो तो मतलब उसकी संकलन व्यवस्था अधिक होगी। इसी को हम पैकिंग घनत्व बोल देते हैं। और पैकिंग घनत्व एक और बोला गया कि पैकिंग घनत्व का मान निकाल, द्रव्यमान शब्द जो क्लियर हो गया। पैकिंग घनत्व का यदि मान निकालना है तो पैकिंग घनत्व के लिए ये है कि यदि हम नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान ले लें, है ना, कैपिटल एम, और कैपिटल एम से इसका क्या परमाणु भार घटा दें और परमाणु भार का मान दे दें तो F बराबर होता है M माइनस ए, जहां इसका वास्तविक द्रव्यमान माइनस परमाणु भार बटे परमाणु भार का ही भाग दे दी द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है। द्रव्यमान क्षति पैकिंग घनत्व के बराबर होता है। इस यूनिट में बहुत सारे टॉपिक हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ना, रेडियो एक्टिविटी मतलब इससे रेडियो एक्टिविटी मतलब कुछ कणों का उत्सर्जन होता रहता है। रेडियो एक्टिविटी के बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना है तो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फा कणों का उत्सर्जन पढ़ना है अलग से, अल्फा डिके। बीटा कणों का उत्सर्जन पढ़ना है इसे, है ना। गामा कणों का उत्सर्जन पढ़ना है। फिर अल्फा कणों से उत्सर्जन से क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो पढ़ना है। फिर नाभिक के लिए हमें बंधन ऊर्जा पढ़नी है, बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है नाभिक की। फिर नाभिक के लिए Q का मान पढ़ना है, Q वैल्यू ऑफ नाभिक। Q वैल्यू क्या होती है, इसका रिलेशन अलग से है। इसमें Q वैल्यू जानने के लिए जैसे हमने एक साथ बता दिए बंधन ऊर्जा Q वैल्यू, इसके लिए पढ़े तो इसके लिए देखिए नाभिकीय अभिक्रियाएं कुछ होती है, न्यूक्लियस रिएक्शन। ये क्या होती है, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन है वो तो होते ही है। इसके अलावा ये बताया गया यदि नाभिक में कुछ कणों की बमबारी की जाए, यदि हम नाभिक में अल्फा कण की बमबारी करें तो उससे प्रोटॉन निकलने लगते हैं, उससे ड्यूटॉन भी निकालने लगते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। यदि न्यूट्रॉनों की बमबारी करें तो प्रोटॉन ड्यूटॉन ये उत्सर्जित होते हैं। अर्थात नाभिक में किसी कण की बमबारी करने पर वो क्या करता है, कुछ दूसरे कणों को उत्सर्जित करता है और एक नए प्रकार के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। और जिन कणों को हम बमबारी करते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रक्षेप कण। और जब प्रक्षेप कण डालेंगे, पता है अल्फा कण डाला और हम क्या निकाला, इसने प्रोटॉन कण का उत्सर्जन कर दिया तो उसे बोलेंगे अल्फा डैश टी न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। अब Q का मान कैसे निकालते हैं,
तो जब हमने नाभिक को अल्फा कण की बमबारी की तो नाभिक के पास उसकी गति ऊर्जा नहीं थी। जब हमने गतिशील कण डाले तो नाभिक ने उन कणों के प्रभाव में ही दूसरे नए कण उत्सर्जित किए और खुद दूसरे नाभिक में बदल गया। तो जो नाभिक में बदला तो उसकी गतिज ऊर्जा, जोड़कर निकाले उसकी गतिज ऊर्जा इस कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा में कुछ अंतर पाया जाता है, अर्थात नए नाभिक और इन उत्सर्जित कणों की गतिज ऊर्जा माइनस कर दे क्या प्रक्षेप कणों की गतिज ऊर्जा, तो इनके मान में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं हम क्यू वैल्यू बोल देते हैं। फिर हमें नाभिक के अवयव पढ़ना है ना, न्यूक्लियस एलिमेंट्स। तो न्यूक्लियर एलिमेंट्स में क्या है, पहले माना जाता था नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे बोल दिया गया नाभिक की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। फिर बोला गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसे बोलते हैं नाभिक की प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। फिर कोई वैज्ञानिक मानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोजीट्रॉन होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नाभिक की न्यूट्रॉन प्रोजीट्रॉन परिकल्पना। फिर एक वैज्ञानिक आए तो वो मानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन परिकल्पना। तो विभिन्न अवयव मतलब हर वैज्ञानिक ने अलग अलग समयों में अलग अलग कण इससे माने और उसकी व्याख्या करनी चाहिए, तो जिससे हम बोलते हैं नाभिक संबंधित बहुत से थॉट्स, बहुत सी अभिकल्पनाएं बोल देते हैं ना। और जब बहुत सी अभिकल्पनाएं बोले जाएं तो इसमें शब्द पॉजिट्रॉन होता है कि ये नए कण क्या है, एंटी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के विपरीत होता है। प्रोटॉन P जिसमें एक धनावेश होता है, उसका परमाणु भार द्रव्यमान भी होता है। पॉजिट्रॉन परमाणु द्रव्यमान को यानी आवेश क्या हो माइनस का। प्रोजीट्रॉन मतलब लगभग प्रोटॉन के समान, सॉरी एंटी प्रोटॉन है ना, और एंटी प्रोटॉन नहीं, एंटी न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोजीट्रॉन परिकल्पना और एंटी न्यूट्रॉन और प्रोजीट्रॉन परिकल्पना। तो एंटी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन में आवेश 0 होगा, है ना। तो इसकी इस प्रकार की कुछ परिकल्पनाएं अपन को यहाँ पे पढ़नी है, ये परिकल्पनाएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद और इसमें आगे देखें तो नाभिक से संबंधित इतना हो गया। तो फिर इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कुछ मोस्ट चीजें हैं, तो नाभिक संबंधित विभिन्न मॉडल दिए गए है ना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं न्यूक्लियस मॉडल। ये नाभिक से संबंधित जो मॉडल दिए गए वो क्या है, नाभिक की संरचना, नाभिक के गुणों को व्यक्त करने के लिए कुछ मॉडल के द्वारा बताया गया। नाभिक के अभी यहाँ पे चीजों छूट गई है, नाभिक के गुण भी पढ़ना है, संरचना ही पढ़ना है, क्रियाएं तो बता दी गई, वो तो गुण और जो संरचना है वो तो मतलब इसी टॉपिक के अंदर आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। इसके जो मॉडल हैं मोस्ट टॉपिक है, तो इसमें 2 मॉडल हमें पढ़ने हैं। 2 मॉडल कौन कौन पढ़ने हैं, पहला है द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और 11 टॉपिक हो जाएगा। 12वां हमें पढ़ना है इसमें कोश मॉडल पढ़ना है ना, सेल मॉडल। सेल मॉडल के बाद अगला है मैजिक नंबर पढ़ना है हमें इसमें, मैजिक नंबर। अब मतलब नाभिक को द्रव की बूंद के समान मानकर इसकी व्याख्या की गई। तो ऐसे मॉडल को बोलते हैं द्रव बूंद मॉडल, जिसमें ये बताया गया कि नाभिक एक द्रव की बूंद के समान होता है, और ऐसा मानकर बहुत सी नाभिक के गुणों को एक्सप्लेन किया गया, और इसमें कुछ समानताएं जो होती हैं उन्हें अलग बताया गया कि ऐसा मानने पर इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या इनमें असमानताएं हैं, उन्हें भी इस मॉडल में बताया गया है। इस मॉडल की सफलता ही पढ़ना है अपन को और असफलता ही पढ़ना है। अर्थात सफलता मतलब कि इस मॉडल ने नाभिक के किन गुणों को सही सही पूरा व्याख्या कर पाए और किस गुणों की व्याख्या नहीं कर पाए। सेल मॉडल पढ़ना है,
नाभिक के बहुत सारे गुण है, तो कुछ गुणों की व्याख्या सफलतापूर्वक, सही पूर्वक, यथार्थतापूर्वक इस मॉडल ने की, कुछ की इन्होंने की, दोनों की सफलताएं भी हैं। मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर ये जो दूसरा मॉडल है पूरा मैजिक नंबर पर डिपेंड है। इसी मॉडल से ही मैजिक नंबर की संकल्पना सामने आती है। ये मॉडल मानता है जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या या दोनों की संख्या कैसी होती है, प्रोटॉनों की संख्या 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 52 हो, 82 हो या 126 हो, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या या दोनों की संख्या 2, 8, 20 मतलब ये संख्याएं होती हैं, ऐसे नाभिक ज्यादा स्थायी होते हैं। वो मतलब क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि स्थायी है, और इन संख्याओं को बोलते हैं मैजिक नंबर। और इन मैजिक नंबर पर आधार पर जो मॉडल दिया गया उसे बोलते हैं कोस मॉडल। तो ये द्रव्यबूंद मॉडल पहले भी मतलब आप लोगों के पहले भी है, 12वीं शायद पढ़ने को मिलता है ये, ना। फिर इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसके टाइप पढ़ेंगे। और नाभिकीय विखंडन के टाइप 2 प्रकार की होती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन मतलब जब एक बार कोई नाभिक टूटे तो मतलब एक श्रृंखला बन जाती है उसमें। श्रृंखला मतलब क्या, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब किसी नाभिक को विखंडित किया जाए, एक बार बमबारी करा के उसे छोटे नाभिक तोड़ा जाए, तो नाभिक तब तक टूटता रहता है जब तक उसका पूरे तरह विखंडित नहीं हो जाता है ना। और जब ऐसा होता रहता है तो इसे मतलब यदि इस अभिक्रिया को नियंत्रित न कर पाए, अर्थात वो अपने बस में न रहे, उसे नियंत्रित करना संभव हो, तो बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बहुत हानिकारक होती है, नियंत्रण नहीं कर पाते इसमें, इसका कोई उपयोग नहीं होता, इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है लेकिन उसको उपयोग नहीं कर पाते। फिर वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सी चीजें बनाई, नाभिकीय रिएक्टर मतलब मंदक जैसे, भारी जल जैसे, जिनमें यदि नाभिकीय रिएक्टर में यदि हम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराएं तो नाभिकीय रिएक्टर एक उपकरण होता है जिसमें मंदक का उपयोग करके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। जब नियंत्रण रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाली बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग दूसरे कामों में कर सकते हैं। ना जो परमाणु बम बनाए जाते हैं वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के आधार पर बनाए जाते हैं, अर्थात जिसके दौरान क्या होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उसका अणु जब टूटता है तो मतलब उसका और एक अणु हम बमबारी करके एक अणु को ऊर्जा के तोड़ दिया जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार पूरा अणु उसका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब लगातार अभिक्रिया होगी तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और उत्पन्न होगी। तो परमाणु बम क्या है, इसी सिद्धांत पर या इसी पर आधारित है। फिर नाभिकीय संलयन अगला टॉपिक है, इसे ही पहले हम जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। अगला टॉपिक है नाभिकीय संलयन, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसमें भी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे नियंत्रित करना संभव नहीं हुआ है। तारों में, सूर्यों में ऊर्जा, तारों में, सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन से बनती है। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका अभी। इस पर क्या बनते हैं, इस पर आधारित हाइड्रोजन बम बनाए गए। हाइड्रोजन बम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, परमाणु बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। परमाणु बम का उपयोग को अभी मतलब एक प्रकार से कर ही लेते हैं, मतलब बहुत स्थितियों में हाइड्रोजन बम का उपयोग करना पूर्णतः निषेध बना है, जिसका उपयोग किया जाएगा तो बहुत आज जिस एरिया का उसके आसपास बहुत बड़ा एरिया का होता है उस पर इसका असर पड़ता है। तथा में इसमें एक चीज और है, जब द्रव्यबूंद मॉडल पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमें क्या करना है, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया का एक्सप्लेनेशन है ना। क्या करना है, द्रव्यबूंद मॉडल द्वारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का रिएक्शन बाई लिक्विड डॉप मॉडल।
मतलब हमें द्रव बूंद मॉडल द्वारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को क्या करना है, स्पेलिंग करना है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद जब जमीन में गिरती है तो वो छोटी छोटी या दो बूंदों में डिवाइड हो जाती है, तो उसी प्रकार ये मॉडल द्वारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की व्याख्या की गई, जो हम इसमें पढ़ना है कि जिस प्रकार पानी की बूंद छोटी छोटी बूंदों में बढ़ जाती है, उसी प्रकार एक नाभिक बड़ी नाभिक को यदि ऊर्जा दी जाए पर्याप्त मात्रा में, तो वो अपने मतलब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके जितनी ऊर्जा उसे आवश्यकता हो तो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार, और ये क्या बोल दिया जाए हमें, ये यूनिट 5 थी, और इस प्रकार हमारा यूनिट 5 चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। हमारी बीएससी फाइनल की फिजिक्स की फर्स्ट टॉपिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। हमने आपको पूरे यूनिट बाय यूनिट बताया, 5 यूनिट, हर यूनिट में एक एक चैप्टर है और यूनिट चैप्टर बताया। चैप्टर में जैसा नाम है उसी आधार पर टॉपिक हैं। चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए हमने इसके सारे टॉपिक बताए, सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहे ताकि वहां पे जाना जा सके। कुछ टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन किया ताकि वहीं पर पता चल जाए कि ये होता क्या है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हम पहले 11वीं 12वीं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा है। हमने बता दिया पूरी यूनिट फर्स्ट यूनिट फोर्थ बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री की यूनिट किस पर डिपेंड है, तो फर्स्ट यूनिट पूरी फर्स्ट यूनिट पर डिपेंड है, सेकंड पर और यूनिट फोर्थ पर यूनिट फोर्थ यूनिट डिपेंड है। और इस प्रकार से ये टॉपिक होते हैं, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो बेसिक रूप से, आगे जब मिलते हैं तो टॉपिक का बेस कंप्लीट होता है, उससे संबंधित जो डाउट हैं वो क्लियर किए सकते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। उस टॉपिक को जब डिटेल रूप में पढ़ते हैं तो जो हम नहीं जानते हम वहां पे उन्हें कंप्लीट करते हैं, और किसके द्वारा, उसके बेस के द्वारा अच्छा उस टॉपिक को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार यदि हमें पूरा सिलेबस पता हो अपनी बुक का तो हम आसानी से उसे बुक को एक व्यवस्थित रूप से मतलब उसे तो हम उसका व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते हैं। और हमने पहले कहा कोई टॉपिक है तो हमें उसे बेसिक रूप से पढ़ना चाहिए ताकि हमें आगे उसका फायदा मिल सके। और यदि आप लोगों को इन टॉपिक में या यहीं इसमें किसी टॉपिक में कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम उसे एक्सप्लेन कर दें तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आगे किसी लेक्चर में उसे एक्सप्लेन कर देंगे। और इस प्रकार आज की वीडियो में हमारी फिजिक्स की फाइनल बीएससी फाइनल की फिजिक्स की फर्स्ट बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम बीएससी फाइनल की मैथ की सेकंड बुक का पूरा मैथ की सेकंड बुक का पूरा सिलेबस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की नमस्ते, जय हिंद।